एपिसोड की शुरुआत में ही हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि पुलिस ऑफिसर होता है और किसी बंदे को चेस कर रहा होता है। यहाँ तक कि उसे पकड़ भी लेता है और किसी के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। जैसे ही वो बंदा उसे उसकी लोकेशन के बारे में बताता है तो ये वहाँ पहुंच जाता है। असल में ये यहाँ अपनी फीमेल लीड को बचाने के लिए आया होता है जिससे ये लोग काफी बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो वहां पर एक गुंडा आता है और उससे कहता है कि अगर तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो तो अपनी गन नीचे रख दो। तो जैसा ये कहता है हमारा मेन लीड वैसा ही करता है, अपनी गन नीचे रख देता है। तो मौके का फायदा उठाकर वहां पे सारे गुंडे आ जाते हैं और जैसे ही हमारे मेन लीड पर अटैक ही करने लगते हैं तो पता चलता है कि ये सब एक स्टोरी थी जो कि हमारा मेन लीड जिसका नाम है लियान वो लिख रहा था, क्योंकि वो एक स्क्रीन राइटर है। कैफे में बैठकर बड़े मजे से अपनी स्क्रिप्ट लिख रहा होता है कि इतने में ही इसके ब्रदर की कॉल आती है कि तुमने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो आकर मुझे सुनाओ। इसीलिए ये फौरन अपने भाई से मिलने के लिए जाने लगता है स्क्रिप्ट सुनाने के लिए। और उसी टाइम उसी वक्त उसी कैफे में हमारी फीमेल लीड भी मौजूद होती है जिसका नाम होता है जिया। लियान उसके बराबर में से ही गुजर कर जाता है मगर दोनों की कोई मुलाकात नहीं होती। जिया एक साइकोलॉजिकल कंसोलर होती है, साइकेट्रिस्ट होती है। और रास्ते में ही इसे कोई शख्स नजर आता है जो कि शक्ल से ही जिंदगी से बहुत हारा हुआ लग रहा होता है। और जिस बिल्डिंग में जिस लिफ्ट में वो आकर बैठती है वो शख्स भी उसी के साथ बैठता है और रूफ टॉप पर जा रहा होता है, यानी कि छत पर जा रहा होता है। जिया को शक होता है इसके ऊपर मगर पहले वो फोकस नहीं करती। यहाँ एकेडमी में इसे बुलाया गया होता है स्पीच देने के लिए साइकोलॉजी पर, मगर इतने में ही जिया के दिमाग में वही शख्स आता है कि कहीं वो सुसाइड ना कर ले, इसीलिए वो फौरन उसे बचाने के लिए छत पर खुद भी आ जाती है। और ऐसा ही होता है, वो शख्स छत पर खड़ा हो जाता है अपनी जान देने के लिए। इसीलिए जिया उसे समझा बुझा रही होती है कि देखो तुम ये जो कर रहे हो वो गलत है। लियान भी ये सीन देख लेता है कि कोई लड़की किसी को सुसाइड करने से बचा रही है, मगर वो ज्यादा देर वहां खड़ा नहीं हो पाता क्योंकि उसे कॉल्स आ रही होती हैं, इसीलिए वो चला जाता है। वहां जिया उस बंदे को बहुत समझाती है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी फैमिली का क्या होगा, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा। उसको अपने से बातों में उलझाकर पीछे से लोग उस आदमी को आकर बचा लेते हैं। लियान जब अपने भाई से मिलने के लिए आता है तो वहाँ इसकी दोस्त भी मौजूद होती है जिसका नाम होता है युआन। लियान जब अपने भाई से मिलता है जिसका नाम होता है जिया जियान और इसी के पास ये काम कर रहा होता है, इसे ही स्क्रिप्ट लिख कर देता है। जिया को इसकी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आती है मगर इससे कहता है कि तुम इन सीनों में रोमांस ऐड करो। तो लियान मना करता है कि इन सीनों में रोमांस की जरूरत नहीं है तो मैं इसमें क्यों ऐड करूं। इसी बात को लेकर इन दोनों की बहस होने लग जाती है। जिया कहता है कि हमारा क्लाइंट चाहता है कि इसके अंदर रोमांस ऐड हो, जाहिर सी बात है जब जब वो चेंज करवाएंगे तो हमें चेंज करना होगा। मगर लियान कहता है कि मैं किसी सूरत नहीं चेंज करूंगा, मैं क्यों अपनी स्क्रिप्ट खराब करूं। और गुस्से में जाने लगता है। जिया अपनी कंपनी के बॉस के साथ होती है जिसका नाम होता है यंग। जिया कब से अपनी ये जॉब छोड़ना चाह रही होती है, रिजाइन देना चाह रही होती है, इसीलिए काफी बार सीएन को कह चुकी होती है कि मेरी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लो, मगर वो करता ही नहीं है। हर बार टाल मटोल कर देता है क्योंकि ये चाहता ही नहीं है कि ये जॉब छोड़े। दूसरी ही तरफ लियान जब अपने घर आता है तो एक शॉकिंग न्यूज उसे मिलती है कि उसके जो मालिक मकान होते हैं वो उसे अभी और इसी वक्त घर खाली करने को कहते हैं क्योंकि उनका बेटा आने वाला होता है और वो आकर इसी घर में रुकेगा, इसीलिए रातों रात उसे घर खाली करने को कह देते हैं। लियान बेचारा परेशान हो जाता है कि मैं इस आधी रात को कहाँ जाऊंगा। वहां जिया अपनी किसी दोस्त से मिलती है जिसका नाम होता है जिन। और इस शहर में ये इसी के घर रुकी होती है, इसीलिए इससे कहती है कब तक तुम्हारे साथ रहती रहूंगी, तो मेरे लिए कोई घर तलाश करो। ये भी अपने लिए घर ढूंढ रही होती है। वहां लियान इस युआन को बुला लेता है और ये इसे सजेस्ट करती है कि तुम आज की रात मेरे घर पर रुक जाओ, फिर हम तुम्हारे लिए नया घर तलाश कर लेंगे। ये सुनते ही लियान फौरन समझ जाता है कि तुम मुझे अपने घर पर छोड़कर फिर मेरे भाई के साथ जाकर रहोगी। वो समझ जाता है कि युआन के दिल में इसके भाई के लिए फीलिंग्स हैं, इसीलिए बहाने ढूंढ रही है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के। यान को अपने घर पर छोड़कर वहां से चली जाती है और ये पूरी रात स्क्रिप्ट लिखता रहता है। सिर्फ स्क्रिप्ट ही नहीं लिखता बल्कि उस करेक्टर को जी रहा होता है जैसे कि वो करेक्टर ये खुद हो। इसकी इसमें बहुत ही कूल पर्सनैलिटी और बहुत ही नॉटी वाली पर्सनैलिटी होती है, हमारी फीमेल लीड से बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि वो सीरियस करेक्टर की होती है। क्योंकि इसके पास्ट में भी कुछ बीता होता है, इसके फादर ने भी इसे बचपन में छोड़ दिया होता है, ये अकेले ही पली बड़ी होती है। अब दूसरे दिन जिन जिया के लिए नया घर तलाश कर लेती है जो कि उसे बहुत पसंद आता है, मगर उस घर में एक रूम एक्स्ट्रा होता है, इसीलिए जिया सोचती है कि क्यों ना मैं इसे रेंट पर चढ़ा दूं, अपने साथ रूममेट रख लूं। वहाँ युआन लियान के लिए ही घर तलाश कर रही होती है तो उसे जिया का ही इश्तिहार नजर आता है जो कि उसने अपने रूममेट के लिए डाला होता है।
तो इन लोगों को भी ये घर बहुत पसंद आता है क्योंकि इसकी प्राइस काफी कम होती है जितनी की लियान चाहता था। इसीलिए ये लोग उसी वक्त आ जाते हैं जिया के घर उससे मिलने के लिए। तो युवान की मुलाकात जिन से होती है, जिन उससे कहती है कि तुम घर जाकर खुद ही देख लो। तो युवान को ये पता चल जाता है कि इन लोगों को इस घर में रूममेट चाहिए। लियान को जैसे ये बात पता चलती है वो साफ इनकार करने लगता है कि मैं घर शेयर नहीं कर सकता और मैं किसी के साथ यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि मुझे स्क्रिप्ट लिखनी होती है और मैं सुकून से ये काम करना चाहता हूँ। तो ये दोनों लियान को यहीं रहने के लिए मनाने लगते हैं। बनाता हुआ जबरदस्ती जब अपना रूम देखता है, टेरेस देखता है, तो उसे अपने बचपन की याद आने लगती है कि इसकी अम्मा अब्बा की भी ख्वाहिश थी कि वो लोग ऐसे ही किसी घर में रहें। इस जगह को देखकर इसे अपने पेरेंट्स की याद आने लगती है, इसीलिए ये मान जाता है यहाँ रहने पर। दूसरी ही तरफ रात के टाइम जिया के पास कोई शख्स आता है जिससे जिया ने पहले पैसे वगैरह लिए होते हैं। इसीलिए ये हमेशा इसे तंग करने आ जाता है कि मुझे मेरे पैसे लौटाओ, जबकि ये हर महीने इसे पैसे देती है मगर फिर भी इसने इसका जीना हराम किया हुआ है। और यहाँ पर भी उससे पैसे छीनने लगता है, उसके साथ बदतमीजी करने लगता है कि इतने में ही वहाँ पर लियान आ जाता है और जैसे ही उस बंदे पर चिल्लाता है तो वो डर के मारे भाग जाता है। लियान जैसे ही जिया को देखता है तो उसे पहचान जाता है कि अरे तुम तो वही हो जिसने उस बंदे को सुसाइड करने से बचाया था। इसीलिए इसकी भी हेल्प करने लगता है कि मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ और उस बंदे को पकड़वाता हूँ जो तुम्हारे साथ अभी बदतमीजी कर रहा था। मगर जिया उसे मना कर देती है कि तुम मेरे मामलात में इंटरफेयर ना करो और उसे थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है। और लियान उसी रात को उसके घर में शिफ्ट हो जाता है। मगर मजे की बात तो ये होती है कि दोनों को ही नहीं मालूम होता कि ये दोनों एक साथ रूममेट बन चुके हैं। लियान सोचता भी है कि मैं जाकर अपनी रूममेट से मिलता हूँ, मगर फिर नहीं जाता ये सोचकर कि अभी तो आधी रात हो रही है, कल सुबह मिल लूंगा। वहां जिया को पता ही नहीं होता कि उसके घर में कोई शिफ्ट भी हो गया है। वो बड़े मजे से किचन में पानी पीने के लिए आती है तो उसे लियान की आवाज आने लगती है क्योंकि लियान की तो आदत होती है अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग करने के साथ साथ सारे डायलॉग्स खुद बोलने की, एक्टिंग करने की। तभी वो आधी रात को शुरू हुआ होता है। मगर जिया डर जाती है कि शायद मेरे घर में कोई चोर चक्का घुस आया है और वो भी उसी टाइम किडनैप करने की, मारने की बातें कर रहा होता है, तो वो और डर जाती है। तो अपने आप को बचाने के लिए उसकी तरफ चाकू रखकर खड़ी हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में इन दोनों की मुलाकात एक दूसरे से होती है। पता चल जाता है दोनों को कि एक दूसरे के रूममेट हैं। इसीलिए जिया से लड़ने लग जाते हैं कि एक तो आपने हमें बताया नहीं कि रूममेट लड़का होगा और दूसरी बात कि ये रातों में अजीबोगरीब बातें करता है। तो जिया इन्हें समझा देता है कि ये स्क्रीन राइटर है तो जाहिर सी बात है कि एक माहौल बनाकर ये काम करना चाहता है। वैसे भी सारे एग्रीमेंट बन चुके हैं, रेंट भी अदा हो गया है, तो लियान को यही रहने दो। अब काफी मनाने के बाद जिया मान जाती है। अब रात को लियान फिर से अपनी कहानी कंटिन्यू करता है। फीमेल लीड को जब ये मुकम्मल तरीके से बचा लेता है उन गुंडों से और जब ये कपड़ा हटाकर देखता है तो वो जिया निकलती है। ये सोचकर लियान शॉक होता है कि मैं फीमेल लीड पर जिया को क्यों इमेजिन कर रहा हूँ, मगर सोचता है कि चलो जाने दो, ये भी वैसे बुरी नहीं है। और पूरी रात बैठकर शोर शराबे कर रहा होता है जिसकी वजह से जिया सो नहीं पा रही होती, इसीलिए चिल्ला रही होती है उसके ऊपर कि क्या तुम अपना ये शोर बंद कर सकते हो। अब वो अपनी इस स्टोरी में इतना खो जाता है कि ख्वाब में भी वही देख रहा होता है कि जब वो अपनी फीमेल लीड को बचा लेता है तो वो उठ नहीं रही होती, बेहोश होती है। तो वो उसे सीपीआर देने लगता है। अपने ख्वाब में ये ऐसी चीजें सोच रहा होता है कि जैसे ही इसकी आंख खुलती है तो एम्बेरस होने लग जाता है कि ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ। अब बाहर जिया कैंडल जलाकर बैठी होती है तो लियान आकर उसकी कैंडल बुझा देता है कि क्या तुम ये जलाकर मेरा दम घोटना चाहती हो, मैं अस्थमा का पेशेंट हूँ। वो सॉरी कहने लगती है कि मुझे मालूम नहीं था। दूसरी ही तरफ जिया अपने बॉस से साफ कह देती है कि मैं अब और इस कंपनी में काम नहीं कर सकती क्योंकि जितना मैंने करना था कर लिया, इसीलिए मैं रिजाइन दे रही हूँ, मैं अपना और कुछ करना चाहती हूँ। साफ उससे कहकर चली जाती है। जिया अपनी एक पेशेंट को घर में ही ट्रीट कर रही होती है, पूरा उसने माहौल बनाया हुआ होता है, मगर उसके सारे काम पर पानी लियान फेर रहा होता है क्योंकि वो जोर जोर से सोते में खराटे ले रहा होता है कि जिसकी वजह से उसके काम में डिस्टरबेंस हो रही हो। इसीलिए वो उस पर चिल्ला रही होती है कि क्या तुम अपने ये खराटे बंद कर सकते हो, मेरा काम खराब हो रहा है। मगर वो तो गहरी नींद में सो रहा होता है। दूसरी ही तरफ जिया लियान से बात करना चाह रही होती है तो रात में इसे मौका मिल जाता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ रह ही रहे हैं तो कुछ रूल सेट कर लेते हैं। उसे कहती है कि मैं सुबह सुबह काम करती हूँ, मेरे पेशेंट्स आते हैं यहाँ, तो मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो लियान कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी मैं उस टाइम सो रहा होता हूँ, तुम डिस्टर्ब थोड़ी होगी। वो उससे कहती है कि तुम्हारे जो खर्राटे हैं ना वो पूरे घर में गूंज रहे होते हैं, इसीलिए तुम्हें इस पर भी काम करना होगा। ये सुनते ही लियान की शक्ल जो शॉक होती है वो देखने वाली होती है, फिर भी कहता है कि ठीक है मैं कॉपरेट करूंगा, कोशिश करूंगा कि खर्राटे ना लूं। तो जिया उससे हाथ मिलाने लगती है कि चलो अगर साथ रह ही रहे हैं तो बिना किसी को डिस्टर्ब करे रहते हैं। उनको उसका भाई बुलाकर उसे कोई आलीशान स्टूडियो दिखा रहा होता है, अगर बाद में पता चलता है कि ये किसी दूसरे का स्टूडियो नहीं होता बल्कि
जिया ने ही रेंट पर ये स्टूडियो खरीद लिया होता है, इसीलिए ये बड़ा खुश हो रहा होता है कि अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि तुम उस जिया के साथ रहो, अब तुम यहाँ अपने स्टूडियो में रह सकते हो। ये सुनकर लियान की खुशी का कोई जवाब नहीं होता, वो इतना खुश हो जाता है, तुम सच कह रहे हो, मेरी जान छूटी। फौरन जिया के लिए फ्रूट्स वगैरह खरीद के लाके उसको देता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बहुत खुश चल रहा होता है। दूसरी ही तरफ जिया के भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जियांग। ये और जिया की दोस्त जिन एक ही जगह नौकरी करते हैं और इनकी आपस में कभी नहीं बनती। दूसरी ही तरफ लियान अपने भाई से पेमेंट की बात करने लगता है कि मैंने इतना सब कुछ लिख लिया है, तो मेरी पेमेंट कब मिलेगी मुझे। तो उसका भाई टाल मटोल करने लगता है कि अभी तक पेमेंट आई नहीं, पेमेंट दी नहीं, और लियान को एक और हाई स्कूल लव स्टोरी लिखने को कहता है। मगर लियान को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या लिखे, क्लाइंट को कैसी स्टोरी चाहिए। इसीलिए जिया क्लाइंट के साथ इसकी मीटिंग फिक्स कर देता है कि तुम जाकर उससे खुद ही मिल लो। मगर लियान मिलने में थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा होता है क्योंकि वो आज से पहले किसी क्लाइंट से ऐसे नहीं मिला होता। तो उस क्लाइंट से मिलकर भंडी करता है। स्क्रिप्ट के बारे में जानने के बजाय उस लड़की की बायो हिस्ट्री के बारे में जान रहा होता है, उसके ऊपर कैरेक्टर स्केच बना रहा होता है। वो लड़की भी परेशान हो जाती है कि ये मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहा है स्क्रिप्ट के बारे में लिखने के बजाय। और उसी टाइम उसी वक्त जिया भी अपने भाई के साथ बैठी होती है जो कि उसे उसकी जॉब छोड़ने पर डांट रहा होता है कि वो तुम्हारे लिए अच्छी जॉब थी, तुम्हें नहीं छोड़नी चाहिए थी। मगर जिया कहती है कि मुझे जो अच्छा लगता है वो मुझे करने दो, मैं किसी और के ऊपर रिले नहीं करना चाहती बल्कि खुद अपना स्टूडियो खोलना चाहती, जो कि इसने खोल रखा होता है। वहाँ वो लड़की लियान से इतना तंग आ जाती है कि जिया को कॉल करके बताने लगती है उसकी शिकायतें। ये सारा सीन जिया भी देख लेती है उस लड़की को लियान की बुराई करते हुए। अब जिया लियान को डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें वहाँ क्लाइंट से स्टोरी के बारे में डिस्कस करने के लिए भेजा था, तुम क्या उसकी पूरी बायोग्राफी लिखने बैठ गए। तो लियान कहता है कि मैं बस उसे जानना चाह रहा था ताकि बाद में मुझे पता चल सके कि उसे कैसी स्टोरी चाहिए। ये रायता फैलाया है ना, तो अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें एक दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है पूरी स्क्रिप्ट। मैंने क्लाइंट को यही कहकर मनाया वरना वो भाग जाएगी। इसी वजह से उसके ऊपर काफी प्रेशर आ जाता है और ये स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देता है और कुछ आइडियाज लेने के लिए मूवीज भी देखने लगता है। सिया भी मूवी देखने के लिए उसके साथ आकर बैठ जाती है। ऐसे ही दोनों पूरी रात मूवी एक साथ देखते हैं और सुबह दूसरे दिन जिया लियान को भी डिनर करने के लिए बुलाने लगती है, मगर वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा होता। काफी टाइम हो जाता है, इसीलिए जिया घबरा जाती है कि कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया। इसीलिए दरवाजा खोलकर जब अंदर आती है तो वो बेहोश पड़ा होता है। इन लोगों के उठाने पर भी वो नहीं उठता, इसीलिए इसकी दोस्त इसे मशवरा देती है कि तुम इसे सीपीआर दो। जिया वैसी पैनिक हो रही होती है, उसे बस उसकी जान बचानी होती है, इसीलिए जैसे ही उसे सीपीआर देने के लिए उसके पास आने ही लगती है कि इतने में उसकी आंख खुल जाती है। यहाँ इन दोनों के लिए ही बहुत ही एम्बेरसिंग मोमेंट हो जाता है। अब दूसरी ही तरफ दिखाते हैं कि जिया से मिलने के लिए उसके घर पर यंग आ जाता है। जिया उसे बिल्कुल भी फ्री नहीं करा रही होती, उसके गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, मगर वो फिर भी उसके पीछे पड़ा रहता है। जिया ने अपने घर में ही अपना स्टूडियो खोला हुआ होता है, अपने क्लाइंट से वो यही मिलती है। वहाँ लियान बड़े मजे से अपनी स्टोरी लिख रहा होता है, मगर एकदम से उसे वॉशरूम आने लगता है, इसीलिए उसे बाहर आना ही पड़ता है और उसकी मुलाकात यंग से हो जाती है। लियान को इतने मजे से जिया के घर में घूमता देखकर यंग की हालत खराब हो जाती है कि ये क्या चक्कर है, ये लड़का कौन है। और लियान के रूम को आकर चेक करने लगता है, जिससे इसे ये पता चल जाता है कि ये जिया के साथ ही रहता है। ये देखकर इसकी बहुत हट पे से अपने रूम में आता है तो वहां पर यंग को खड़ा देखकर उसे रूम से बाहर निकालने लगता है। लियान को लग रहा होता है कि शायद ये भी जिया का पेशेंट है, इसीलिए उसे कह रहा होता है कि बाहर जाओ, मेरे रूम में क्या कर रहे हो। मगर यंग उल्टा उससे लड़ने लग जाता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। कि इतने में ही वहां पर जिया आकर यंग को बताती है कि ये मेरा रूममेट है और यंग की इस हरकत पर लियान से माफी मांगने लगती है। यंग फौरन जिया को समझाने लगता है कि तुम एक स्ट्रेंजर के साथ क्यों रह रही हो, अपना स्टूडियो चेंज कर लो। मगर जिया कहती है कि ये मेरी लाइफ है और मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अब लियान बिना सोए पूरी रात मेहनत करके स्क्रिप्ट लिखता है, मगर अचानक ही उसका लैपटॉप खराब हो जाता है और उसका भाई उसे कॉल्स कर रहा होता है कि कल स्क्रिप्ट जमा करानी है, तो मैं अभी तुम्हारे घर आ गया हूँ, तुम आकर मुझे स्क्रिप्ट दिखाओ। तो लियान परेशान हो जाता है, मगर फिर भी जब अपने भाई से मिलने आता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है तो उसका भाई उससे लड़ने लग जाता है, बदतमीजी करने लगता है। और यहीं से ही पता लग जाता है कि उसके भाई को उसकी परवाह नहीं होती, बस उसको एक मशीन की तरह यूज कर रहा होता है जो उसे हर वक्त स्क्रिप्ट लिख लिख कर देता रहे। उल्टा उसे बातें सुनाकर वहां से चला जाता है और ये सारा सीन जिया भी देख लेती है। वहां लियान बेचारा दोबारा से अपनी स्क्रिप्ट लिखने बैठ जाता है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर ठीक करने वाला इतनी जल्दी कंप्यूटर ठीक नहीं करता। ये दोनों ही काम कर रहे होते हैं कि एकदम से लाइट चली जाती है। बाद में पता चलता है कि शॉर्ट सर्किट हो गया होता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक साथ बैठकर काम करने लगते हैं। जिया के लैपटॉप में लुई ने जो अभी स्टोरी लिखी थी वो आ जाती है,
क्योंकि लियान ने उसका इंटरनेट कनेक्ट कर लिया था, जिससे वो फाइल्स वगैरह भी कॉपी कर लेता है। इसी वजह से लियान की फाइल जिया के लैपटॉप में कॉपी हो जाती है। ये देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि उसे स्माइल करता देखकर जिया भी खुश हो जाती है और साथ ही साथ उसे टीज कर रही होती है, उसकी पूरी स्टोरी पढ़ रही होती है। इसीलिए वो मना कर रहा होता है कि देखो पढ़ो मत, डिलीट कर दो। पेशेंट आके बवाल मचा देता है, कोई उसे कंट्रोल नहीं कर पाता सिवाय जिया के। यही बात यांग को बहुत बुरी लग जाती है और वो जिया से लड़ने लगता है कि इस पेशेंट के घर वाले इसका इलाज हमसे नहीं करवा रहे हैं और तुम इसका इलाज फ्री में कर रही हो, ऐसे तो तुम मेरा बिजनेस डुबा दोगी। जिया का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि ये पैसों के लिए नहीं बल्कि सच में चाहती है कि पेशेंट सही से ठीक हो जाए। ये चीज यांग को मंजूर नहीं होती, जबकि वो खुद भी साइकेट्रिस्ट होता है। तभी जिया उस पर गुस्सा करती है कि आज मुझे पता चला कि तुम साइकेट्रिस्ट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन हो। ऐसे ही इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। वो भी कहने लगता है कि चाहे तुम अपना स्टूडियो कर रही हो मगर पेशेंट तो तुम्हें मेरे से ही मिल रहे हैं ना। जिया गुस्से में वहां से चली जाती है और वो चिल्लाने लगता है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई पेशेंट ना मिले। यंग की भी इविलनेस अब बाहर आ रही होती है, क्योंकि शायद इसको भी कोई मेंटली प्रॉब्लम है। इसकी अपनी ही पर्सनैलिटी इसे समझाने लगती है कि जिया अब तुम्हारी कॉम्पिटिटर बन चुकी है, इसीलिए अब तुम्हें उसका काम खराब करना चाहिए। दूसरी ही तरफ लियान जब सोकर उठता है तो जिया उसे नाश्ता बनाकर देने लगती है, क्योंकि वो सही तरीके से कुछ खाता पीता नहीं है। अब ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी केयर करने लगती है। दूसरी ही तरफ लियान का भाई उसके घर आ जाता है और अपने बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगता है, उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लाता है और उसके लिए डिनर भी बनाता है। तो ये लोग जिया और उसकी फ्रेंड को भी इनवाइट कर लेते हैं। लियान चाह रहा होता है कि वो इसी डिनर में जिया को बता दे कि वो घर शिफ्ट करा है, मगर जिया की फ्रेंड इतनी ड्रंक हो जाती है कि उससे बात करने का मौका नहीं मिलता। मगर बात बोलने का फायदा भी नहीं था, क्योंकि लियान का ब्रदर कहने लगता है कि अभी तुम यहीं रहो, क्योंकि वहां अभी तक हमारी शिफ्टिंग पूरी नहीं हुई और काम चल रहा है। दूसरी ही तरफ जिया के ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट देख रहा होता है, जिससे पता चलता है कि इसकी और जिया की जो फ्रेंड है जिन, इनकी पहले से शादी हुई भी थी। जिया का किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वहाँ के लोग इससे थेरेपी लेने के लिए आएंगे, तो ये बड़ा खुश हो रही होती है कि आज मेरा काम का पहला दिन ही समझो। मगर अचानक ही वो कंपनी इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देती है कुछ फालतू के रीजंस बताकर। तो इसका दिल टूट जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है, नहीं बल्कि एक दो और काम उसके हाथ से जा रहे होते हैं। इसीलिए वो सोच में पड़ जाती है कि ये सब अचानक क्या हो रहा है। फिर दिखाते हैं यांग को कि वो बदले की आग में इतना गिर जाता है। जिया ने साइकोलॉजी पर कोई बात की होती है, उसको ये गलत तरीके से एडिट करवा देता है जैसे कि वो साइकोलॉजी की या अपने पेशेंट्स की बुराई कर रही हो, और इंटरनेट पर अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से वो गलत इल्जाम में फंस जाती है। अवाम तो फौरी उसके खिलाफ हो जाती है और हेट कमेंट्स की भरमार हो जाती है। सारे मीडिया वाले उसके घर पर आ जाते हैं, मगर वो किसी से नहीं मिल रही होती। लियान को जब ये बात पता चलती है तो वो सारे मीडिया वालों को वहां से भगाता है और इंटरनेट पर जाकर उसके सपोर्ट में कमेंट करता है कि मैं उससे जानता हूँ, वो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकती, वो दुनिया की बेस्ट साइकेट्रिस्ट है। वहाँ यंग सबके सामने अच्छा बन रहा होता है और रिपोर्टर्स के सामने जिया का सपोर्ट करने लगता है कि ये रिकॉर्डिंग फेक हो सकती है, जिया के सामने अच्छा बनने के लिए। जिया इन सोचों में होती है कि आखिर इसका दुश्मन कौन है जिसने इसके साथ ये सब किया। दूसरी ही तरफ दिखाते हैं कि जिया जब अपने घर आ रही होती है तो वो शख्स दोबारा से जिया के पीछे आ जाता है और पैसे मांगने लगता है कि मुझे पैसे दो। कि इतने में लियान आकर जिया को उससे बचाता है और उस आदमी से फाइट करता है, मगर जब पुलिस को बुलाने लगता है तो जिया मना कर देती है और बता देती है कि मैंने इस शख्स से उधार लिया है, वो भी पैसे लिए बगैर जाने का नाम नहीं ले रहा होता। इसीलिए जिया को बचाने के लिए लियान उसे अपने पैसे देकर भगा देता है और जिया से पूछता है कि आखिर तुम इस किस्म के इंसान के साथ कैसे फंस गई। तो वो इतना घबरा जाती है कि कोई जवाब नहीं देती और सॉरी कह के वहां से चली जाती है, मगर बाद में वो लियान के पैसे वापस कर देती है, उसके लिए नूडल्स बनाकर लेकर आती है थैंक्स कहने के लिए। लियान जब दोबारा से उससे उस आदमी के बारे में पूछता है तो वो मना कर देती है कि तुम मुझसे इस हवाले से कोई सवाल ना पूछो। जिया लियान को नूडल्स बनाकर तो दे देती है, मगर ये कभी नूडल्स नहीं खाता था, क्योंकि बचपन में जब इसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तो ये अनाथ आश्रम में रह रहा होता है, क्योंकि इसके रिलेटिव्स का कुछ पता नहीं चल रहा था। मगर एकदम से इसका अंकल इसे अनाथ आश्रम से ले जाता है, मगर बाद में पता चलता है कि इसके अंकल आंटी इसके पेरेंट्स की जायदाद की वजह से इसे लेकर जाते हैं। इसकी बर्थडे वाले दिन इसके नूडल्स में ही नींद की गोलियां मिलाकर रातों रात पैसा लेकर भाग जाते हैं। लियान बेचारा वापस से अकेला पड़ जाता है और दोबारा अनाथ आश्रम में ही पला बड़ा होता है। बाद में पुलिस वाले इसके अंकल आंटी को ढूंढ के निकाल लेते हैं और इसका लिया हुआ पैसा भी वापस लौटाने को मान जाते हैं, मगर लियान कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, उन्हें ही मुबारक हो, बस इनकी शक्लें मुझे दोबारा ना दिखें। मगर अब ये उस चीज को लेट गो कर देता है और नूडल्स खाने लगता है। तब दिखाते हैं कि जिया की बचपन में किसी लड़के से इंटरनेट पर दोस्ती हो गई होती है जिसका नाम होता है मो।
मगर काफी साल हो गए होते हैं, जिया ने वो अकाउंट नहीं खोला होता। आज वो पहली बार अकाउंट खोलकर उसे ढूंढने लगती है, तो उसके इतने सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं कि तुम कहाँ हो, किधर हो। तो जिया अब उसे मैसेज कर देती है। बाद में पता चलता है कि वो मुंह और कोई नहीं बल्कि लियान ही निकलता है, जिसकी जिया से बचपन में ही दोस्ती हो गई थी और ये लोग इंटरनेट पर एक दूसरे से बातें किया करते थे। जिया ने भी अपना नाम हुआ के नाम से रखा होता है, इसीलिए दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पहचान ही नहीं रहा था और पूरी रात ये दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। अब दूसरे दिन जिया यांग के ऑफिस आ जाती है और कहती है कि रिकॉर्डिंग में जो बातें हैं वो मैंने तुम्हारे ऑफिस में ही कही थी। इसका मतलब है कि तुमने ही वो एडिट की है और मुझे फंसाया है। ये सुनकर यांग इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, मगर जिया को इस पर शक हो जाता है। यांग ने असल में ये सब कुछ जिया को वापस अपनी कंपनी में लाने के लिए किया होता है। इससे सारे कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए छीन रहा होता है ताकि ये वापस इसकी कंपनी में आ जाए और इसके अंडर काम करे, ना कि इसकी कॉम्पिटिटर बने। मगर ये चीज जिया समझ जाती है, इसीलिए उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी में कभी नहीं आऊंगी। अब जिया को भूख लगने लगती है, तो जब वो फ्रिज में चेक करती है तो लियान ने पूरी मार्केट वहां स्टोर की भी होती है। जिया लियान से परमिशन लेकर उसके खाने पीने का सामान यूज करने लगती है। इतने में ही इसे बाहर से शोर शराबे की आवाज आती है, तो जब ये बाहर आकर चेक करता है तो जिया ने घर को डिस्को बनाया हुआ होता है। वो ड्रंक हो जाती है, इसीलिए डांस वांस कर रही होती है और जबरदस्ती लियान को भी ड्रिंक पिलाने लगती है। वो तो बस उसे दिखाने के लिए फेक ड्रिंक कर रहा होता है। ड्रिंक पीते ही इतना क्रेजी हो जाती है कि पूरे घर में डांस करती फिर रही होती है और ड्रिंक पीने के चक्कर में अचानक उसके ऊपर ही गिर जाती है। उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, मगर वो गोद में उठाकर उसे उसके रूम में लिटा देता है। मगर जिया उसे पकड़ लेती है, उसे जाने नहीं देती और अपनी माँ का नाम लेकर रोने लगती है। मगर वो उसकी केयर करता है, उसे ब्लैंकेट उड़ाकर चला जाता है। सुबह जब जिया की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसने पूरे घर में कचरा किया हुआ होता है और लियान वो सारा कचरा समेट रहा होता है, इसीलिए वो एम्बेरस हो रही होती है। अब लियान को इस स्टोरी की वजह से ही स्ट्रेस होने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या लिखे, तो वो जिया के पास थेरेपी करवाने के लिए आ जाता है। मगर वो कहती है कि पहले तो मैंने तुम्हें एडवाइजेस फ्री में दे दी थी, मगर अब चार्जेस लगेंगे। तो वो मान जाता है। लियान उससे अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं स्क्रिप्ट क्या लिखूं। तो जिया कहती है कि तुम्हें किसी मास्टर राइटर के पास जाकर ये सवाल करना चाहिए। तुम मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। लियान कहता है कि तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, तुम एक लड़की हो, तुम मुझे बताओ तुम्हारा आइडियल टाइप क्या है। तो वो कहती है कि कोई ऐसा बंदा हो जो कि रोमांस करना भी जानता हो और मैच्योर कैरेक्टर का भी हो, और उसे आइडिया देने लगती है कि तुम इन चीजों को आपस में कंबाइन कर सकते हो। सिया की एडवाइस से लियान को काफी फायदा होता है। वो कहता है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा, और जाने लगता है अपनी स्क्रिप्ट लिखने के लिए। मगर जाने से पहले वो जिया को तंग करने लगता है, उसकी नकल उतारने लगता है कि जब वो ड्रंक थी तो वो ये हरकतें कर रही थी, इसीलिए वो चिल्लाने लगती है कि अभी पे करो और डबल पे करो। जिया का भाई टीवी इंडस्ट्री में काम करता है, वहाँ का डायरेक्टर होता है। तो जिया इसके शो में अपना इंटरव्यू करवाना चाह रही होती है ताकि ये वहाँ अपने स्टूडियो को प्रमोट भी कर सके। इसका भाई फौरन मान जाता है कि मैं तो यही चाह रहा था। इतने में वहाँ इसे परेशान करने के लिए फिर से ये शख्स आ जाता है और लियान के बारे में पूछने लगता है कि वो कौन है और तुम्हारे साथ क्यों रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसे परेशानी हो रही होती है कि तुम मेरे पैसे कैसे वापस करोगी, तुम्हारा तो इतना बुरा हाल चल रहा है। उसको धमकियां लगाने लगता है कि कुछ भी करो, बस मुझे मेरे पैसे टाइम पर मिलते रहने चाहिए, वरना मैं तुम्हारे दोस्त लियान से मांग लूंगा। और ये जिया के किसी सीक्रेट के बारे में बात कर रहा होता है कि अगर तुम मुझे हर वक्त पैसे ना देती रही तो मैं तुम्हारा सीक्रेट रिवील कर दूंगा। इसीलिए ये डर के मारे इसकी बात मानती रहती है और पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं कर रही होती। तो न्यू ईयर होता है, इसीलिए युवान लियान को घर बुला रही होती है पार्टी के लिए, मगर वो बहाने बनाकर मना कर देता है क्योंकि उसका प्लान जिया के साथ होता है मूवी देखने का, और ये दोनों हॉरर मूवी देख रहे होते हैं जिसमें ये जिया से ज्यादा डर रहा था। दूसरी ही तरफ यांग जिया को इमेजिन करके उसे प्रपोज कर रहा होता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ तक कि उसे अपनी असिस्टेंट में भी जिया नजर आ रही होती है क्योंकि वो ड्रंक होता है, इसीलिए इजहार मोहब्बत शुरू कर देता है। असिस्टेंट बड़ी खुश हो जाती है कि शायद ये मुझे कह रहा है, मगर बाद में जब इसे पता चलता है कि ये सब जिया के लिए कह रहा है तो इसका बड़ा दिल टूटता है क्योंकि ये इसे पसंद करती है। वहाँ लियान की कैंपस स्टोरी क्लाइंट को पसंद आ जाती है और ये प्रोजेक्ट इसे मिल जाता है, इसीलिए लियान का भाई बहुत खुश चल रहा होता है, पार्टियां कर रहा होता है। वहाँ लियान भी बहुत खुश होता है और ये स्क्रिप्ट लिखने में हेल्प इसकी जिया ने की होती, इसीलिए उसके लिए सूप बनाने लगता है ताकि उसे थैंक्स कह सके। मगर जिया तो घर पर नहीं होती, वो अपनी दोस्त के घर पर होती है और रात वहीं स्टे कर रही होती है। मगर ये बात लियान को नहीं मालूम होती, इसीलिए वो परेशान होने लगता है कि इतनी रात हो गई, वो अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई।
और अजीब बुरे-बुरे ख़यालात उसके दिमाग में आने लगते हैं कि कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो या वो उधार वाला शख्स दोबारा उसके पीछे ना पड़ गया हो। वहाँ लियान को पहले लग रहा था कि शायद वो आ जाएगी, इसीलिए वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। मगर अब तो काफ़ी रात हो जाती है, इसीलिए तो उसे काफ़ी परेशानी होने लग जाती है उसकी कि बाहर आकर उसे ढूँढने लगता है। मार्केट में हर जगह पूरी रात बाहर खड़ा होकर उसका वेट करता रहता है। यहाँ तक कि उसे कॉल्स भी करता है, मगर ज़िया के फ़ोन की बैटरी लो होती है, इसीलिए उसका मोबाइल बंद पड़ा होता है। तभी उसे और डबल फ़िक्र हो रही होती है। मगर रात से सुबह हो जाती है, वो घर नहीं आती और लियान रात से कई बार अपना सूप गर्म कर चुका होता है। उसे काम से जाना होता है, इसीलिए फिर से सूप गर्म करके चला जाता है कि जब वो वापस आएगी तो पी लेगी। हैंग ज़िया से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है, मगर वो इसे फ़ोन पर मना कर देती है कि मैं तुमसे अभी मिलना नहीं चाहती, हम बाद में मिलेंगे। मगर वो ढीठ की तरह उसके मकान मालिक को पागल बनाकर उससे ज़िया का घर खुलवाकर अंदर बैठ जाता है। और लियान ने जो बड़े दिल से ज़िया के लिए सूप बनाया होता है, वो ये पीने लगता है, ये सोच के कि शायद ये सूप ज़िया ने बनाया। इतने में ही वहाँ लियान आ जाता है और जब वो ये देखता है कि इसने इसका सूप पी लिया, तो इसे बहुत गुस्सा आता है कि तुमने बगैर पूछे कैसे पी लिया। लियान का तो वैसे ही रात से मूड ऑफ होता है क्योंकि वो ज़िया के साथ सूप पीना चाहता था, मगर अब इसके मूड पर डबल पानी ये फेर देता है। इतने में ही वहाँ पर ज़िया भी आ जाती है। लियान को जेलसी फील होती है, इसीलिए वो उठाकर पूरा सूप डस्टबिन में फेंक देता है कि अब ये गंदा हो गया और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ज़िया शॉक होती है कि इसे क्या हो गया और पहली फुर्सत में वो यैंग को वहाँ से निकालती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर से ज़िया के पीछे पड़ जाता है कि अगर तुम मेरे ऑफिस में काम नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हारे लिए नया स्टूडियो बनवा देता हूँ, तुम वहाँ शिफ्ट हो जाओ। मगर ज़िया साफ उसके मुंह पर इनकार करके उसे जाने को कहती है और फिर उसे लियान का लिखा हुआ मैसेज मिल जाता है जिसमें वो उसे थैंक्स कह रहा होता है उसकी स्क्रिप्ट में हेल्प करने। वहाँ यैंग के पास एक और शख्स आता है जिसका नाम होता है ज़ूमिंग। इसे यैंग के सारे कारनामों के बारे में पता होता है कि इसी ने ज़िया को फंसाया है, इसीलिए बिजनेस में इसके साथ मिलकर काम करना चाह रहा होता है। दूसरे दिन शूटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो अपने घर में ही कर रही होती है अपना स्टूडियो वगैरह दिखाने के लिए कि अचानक से उसकी शूटिंग के दौरान लियान कमरे से बाहर आकर उसकी रिकॉर्डिंग खराब कर देता है। क्योंकि उसे तो रिकॉर्डिंग के बारे में पता ही नहीं होता, इसीलिए ज़िया उसे समझा देती है कि थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अब ये जिंग आकर लियान को मनाने लगता है, तुम भी रिकॉर्डिंग में शामिल हो जाओ और अपना इंटरव्यू दो। लियान का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता इंटरव्यू का, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या बोलूं। तो ज़िया कहती है कि तुम बस ये बताओ कि मेरे साथ रहने का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा है और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तारीफें ही बताना। तो वो शुरू हो जाता है इंटरव्यू में उसकी तारीफों के पुल बांध देता है, जैसे कि उसमें कोई बुराई है ही नहीं, कि मैं रात देर तक काम करता हूँ तो उसे कभी शिकायत नहीं होती, जबकि ये भी दिखाते हैं कि उसे कितनी शिकायतें होती हैं। अब लियान ने इनकी हेल्प की होती है, इसीलिए ये लोग इसे ट्रीट देने के लिए ले आते हैं। लियान आना तो नहीं चाह रहा होता क्योंकि उसे स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी होती है, मगर जिंग उसे ज़बरदस्ती ले आता है। मगर डिनर के दौरान जब उसके पास युआन की कॉल आती है स्क्रिप्ट के हवाले से कि कंप्लीट हुई या नहीं, तो ये वहीं से वापस घर चला जाता है और इनके डिनर का बिल भी पे कर देता है। वहाँ यैंग को जब ज़िया के शो के बारे में पता चलता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि शो को बंद करा दो, चलने ना दो, मगर ट्रेलर तो वो लोग रिलीज कर चुके होते हैं, इसीलिए ये कुछ कर नहीं पा रहा होता। इन लोगों को पता चल जाता है कि ये ज़िया के साथ डिनर करने गया था कल, इसीलिए इन लोगों को लियान बदला बदला लग रहा होता है कि जब से तुम उसके साथ रहने लगे हो चेंज हो गए हो। इसीलिए जिया इसे फौरन स्टूडियो में आकर रहने को कहता है कि अब ये जगह बिल्कुल साफ हो गई है, तुम्हारा रूम भी रेडी हो गया है, तो तुम अब यहाँ शिफ्ट हो जाओ। ये सुनते ही लियान अब शिफ्ट करने से मना कर देता है। ये लोग लाख इसके पीछे पड़ते हैं और वो लाख बहाने करके चला जाता है। दूसरी ही तरफ जिया और लियान आपस में एक दूसरे से चैट पर बातें कर रहे होते हैं, मगर उन्हें पता ही नहीं होता कि वो एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं। जिया के शो का ट्रेलर काफी अच्छा जाता है, लोगों के पॉजिटिव रिएक्शंस होते हैं, इसीलिए खुश हो रही होती है कि शायद शो के आने के बाद सब कुछ बेटर हो जाएगा और इसका स्टूडियो चल पड़ेगा। मगर उससे पहले ही यैंग उसका सारा काम खराब कर देता है। बहुत सारे लोगों को पैसे खिलाकर उसके घर के बाहर सीन क्रिएट करने को खड़ा कर देता है, उसके घर पे चीजें फेंक रहे होते। अब इतने में ही शोर शराबे की वजह से लियान की आंख खुल जाती है। जिया की मकान मालिक जिया का सपोर्ट करती है और उन लोगों को धक्के दे के वहां से निकाल तो देती है, मगर ये लोग जिया पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जो कि लियान सुन लेता है, इसीलिए इन्हें फॉलो करता है। अब ये सारे लोग जिया के भाई के ऑफिस पहुंच जाते हैं जहां ये अपना शो कर रही है और अनफॉर्चुनेटली जिया भी उसी टाइम वहीं आती है, इसीलिए फंस जाती है। वो सारे लोग इसे देखते ही इस पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर जिया घबरा जाती है और उसे अपने बचपन का सीन याद आ जाता है कि इसके फादर ने जिन जिन से उधार लिया था वो सारे इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, इससे उधार मांगने लगते हैं इसके माँ बाप की डेथ के बाद। इसीलिए ये उस वक्त में इतना खो जाती है कि उसे नजर ही नहीं आता कि सामने से एक शख्स ईंट लेकर उसकी तरफ आ रहा है उसे मारने के लिए। मगर इससे पहले कि वो उसे मारता,
जिया को बचाने के लिए लियान बीच में आ जाता है और खुद पत्थर खा लेता है और उसे वहां से बचाकर ले जाता है। बाद में जिया उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तुम कैसे आए? तो वो झूठ कह देता है कि मैं यहाँ किसी काम से आया था, जबकि वो आया ही इसे बचाने के लिए था। अब जिया का मुंह ठीक करने के लिए वो उसे घर नहीं लेके जाता, बल्कि उसी मार्केट में ले आता है जहाँ से ये रोज सब्जियां खरीदता है। वहाँ के लोग जिया को अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं, इसीलिए उसका मूड ठीक हो जाता है। जिया उस बात को सोचकर खुश होने लगती है कि लियान ने उसे कैसे प्रोटेक्ट किया। दूसरी ही तरफ गैंग अपने लोगों को डांटने लगता है कि मैंने सिर्फ सीन क्रिएट करने को कहा था, उसे हर्ट करने को नहीं। मगर इसके लोग कहते हैं कि जो बंदा जिया पर अटैक कर रहा था, इन्हें भी नहीं मालूम कि वो कौन था। इसकी सारी कन्वर्सेशन इसकी असिस्टेंट सुन लेती है। वहाँ जिया लियान से कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊंगी। कि इतने में ही युआन लियान से मिलने के लिए आ जाती है, वही घर शिफ्ट करने वाली बात करने के लिए। मगर अब लियान कोई बहाना नहीं करता, बल्कि साफ उसे कह देता है कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि अब मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि अब उसे जिया के साथ रहने में ही मजा आता है। और फौरन भागकर जिया के पास आ जाता है कि वो मेरे लिए डिनर बना रही है, मैं चलता हूँ। और पूरा टाइम उसे डिनर बनाता हुआ देखता रहता और कहता है कि तुम ही वो पहली शख्स हो जिसके हाथ के नूडल्स मैं खा रहा हूँ, पहले मैं नहीं खाता था क्योंकि मेरी बैड मेमोरी थी इसको लेके, मगर अब मैंने लेट गो कर दिया है। अब जिया मुंह बनाते हुए पूछने लगती है कि क्या तुम घर शिफ्ट कर रहे हो, इसीलिए युवान आई थी? लियान कहता है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता, बल्कि मैं तुम्हारे साथ यही रहना चाहता हूँ, वो भी लंबे से लंबा, इसीलिए जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। ये सुनते ही जिया तो बड़ी खुश हो जाती है कि क्यों नहीं। दूसरी ही तरफ जिया के ब्रदर और जिन का रिलेशन भी कुछ अजीब होता है। इनकी डिवोर्स तो हो जाती है, मगर इनमें नफरत नहीं होती। जिया का भाई अभी भी ट्राई कर रहा होता है इसके साथ पैचअप करने का, मगर वो उसे दूर भगा रही होती है कि लियान ने जो कैंपस स्टोरी लिखी होती है उसकी आधी पेमेंट क्लाइंट इन्हें भेज देता है, इसमें लियान की पेमेंट भी होती है। मगर ये जिया कुछ नहीं सोचता और वो सारे के सारे पैसे अपने गाड़ी के लोन चुकाने पर लगा देता है। युआन चिल्लाती है कि उसमें लियान की पेमेंट भी थी, तुमने ये क्या किया? मगर जिया कहता है कि कोई बात नहीं, जब क्लाइंट नेक्स्ट पेमेंट भेजेगा ना, उसमें से उसे दे देंगे। दूसरी ही तरफ जिया अपने शो के लिए आइडियाज बता रही होती है कि मैं साइकोलॉजी के इस टॉपिक पे बात करूंगी, मगर उसका भाई खिलाफ होता है कि नहीं ये सही नहीं रहेगा, इसीलिए ये दोनों बैठ के आर्ग्यू कर रहे होते हैं। लियान उनकी सारी बहस सुन लेता है, इसीलिए उन्हें आइडिया देता है कि एज ए अवाम मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना चाहिए, तभी लोगों को इंटरेस्ट होगा शो देखने में। और काफी अच्छे और बेहतरीन आइडियाज देता है कि उसके भाई का मुंह खुला रह जाता है कि तुम सच में एक जबरदस्त स्क्रीन राइटर हो। लियान उंगली पकड़ाता है उनके काम में, वो पूरा हाथी पकड़ लेता है कि अब तुम ही इस शो की स्क्रिप्ट को अरेंज करोगे। लियान मना करता है कि मुझे अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग कंप्लीट करनी है, मगर वो उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाता कि सिर्फ तुम ही हमारी आखिरी होप बचे हो इस शो के लिए, क्योंकि अगर ये शो ना चला तो जिया का करियर तो खत्म ही हो जाएगा फिर। मगर लियान मान ही नहीं रहा होता, इसीलिए जिया कहती है कि कोई बात नहीं, तुम जाकर अपनी स्क्रिप्ट लिखो। तो लियान फौरन जिया की बात मानकर चला जाता है। ये देखकर जिया को बुरा लगता है कि ये सच में चला गया, मैंने तो ऐसे ही कहा था। वो सारा गुस्सा अपने भाई पे निकाल देती है कि क्या जरूरत है किसी के पीछे गिड़गिड़ाने की, अगर वो नहीं हेल्प करना चाह रहा तो। उसका भाई शॉक हो जाता है कि आखिर इसे क्या हो गया, ये क्यों गुस्से में आ गई। अब जिया का फुल मूड ऑफ चल रहा होता है कि इतने में लियान आकर उससे कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तो जिया मना कर देती है उसको कि जाओ, तुम्हें तो काम था ना, तुम अपना काम करो। जब मेरा भाई तुम्हारी मिन्नतें कर रहा था तब तुमने क्यों नहीं माना? तो कहता है कि तुमने ही तो मुझे कहा था कि रूम में चले जाओ, इसीलिए मैं चला गया। जिया कहती है कि ओह, मैंने तुमसे कहा तो तुमने मान लिया, जैसे तुम मेरी सारी बातें मानोगे। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब वो उसकी हेल्प ले नहीं रही होती, इसीलिए वो जबरदस्ती उसका लैपटॉप छीन लेता है। तो वो उसे अपने बराबर में लाकर बिठा देती है कि मैं तुम्हें सुपरवाइज करूंगी, फिर जाकर वो खुश होती है। अब ऐसे ही लियान अपने काम को साइड करके पूरा टाइम जिया की हेल्प करने में लगा रहता है, और ऐसे करके उसके शो की शूटिंग भी हो जाती है और शो काफी अच्छा जाता है। जिया का भाई तो लियान का दीवाना हो जाता है कि ये बंदा बहुत अच्छा है, इसने हमारी बहुत हेल्प की है। अब ये दोनों ही काफी थक जाते हैं कि एक ही साथ सोफे पे सो जाते हैं। लियान तो वैसे ही 3 दिनों से नहीं सोया होता, और ऊपर से जिया ने उसका अलग जीना हराम किया हुआ होता है कि उसने स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखी, कल ही कुछ एपिसोड्स जमा करवाने। और जब इसे पता चलता है कि लियान जिया की हेल्प करने में लगा हुआ था, तो बहुत अपने लगता है कि मैंने कहा था कि उसको उससे दूर कर दो, वरना उसका फोकस काम से बिल्कुल हट जाएगा। हाँ, 5 मिनट की नींद लेने के बाद लियान दोबारा काम करने खड़ा हो जाता है कि आधी रात हो जाती है और अब जिया आ जाती है उसकी फिक्र करने के लिए कि तुम सोते क्यों नहीं हो। और सिर्फ उसको सुलाने के लिए वो कहती है कि मैं यहाँ मूवी देख रही हूँ, तब तक तुम जाकर सो जाओ, जैसी ही मूवी खत्म होगी मैं तुम्हें आकर उठा दूंगी। वो उसकी बात मानकर चला तो जाता है, मगर उल्टा जिया ही सो जाती है क्योंकि वो तो उसी की वजह से जाग रही थी, और वो दोबारा अपने काम पे लग जाता है। अब ऐसे ही सुबह हो जाती है और लियान की आधी स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है। मगर थोड़ी देर बाद जब जिया उसे खाने पे बुलाने के लिए आती है,
तो वो दरवाजा नहीं खोल रहा होता और ना ही कोई जवाब दे रहा होता। इसीलिए जब वो रूम के अंदर आकर देखती है तो वो दोबारा से वैसे ही बेहोश पड़ा होता है। पहले तो जिया को लगता है कि शायद ये ऐसे ही सो रहा होगा जैसे कि पहले सो रहा था, मगर वो उसे काफी उठाती है, वो उठ ही नहीं रहा होता। इसीलिए वो डर के मारे एम्बुलेंस बुला लेती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। पर पता चलता है कि सच में ही इसकी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि इतने दिनों से सोया जो नहीं होता। डॉक्टर्स इन दोनों को मियाँ बीवी समझने लग जाती है, इसीलिए उसे मशवरे दे रही होती है कि आपको इनका ख्याल रखना चाहिए। आपकी मैरिड लाइफ के लिए इतना अच्छा नहीं है इनका इतना जागना। जिया शॉक हो जाती है कि हैं, ये तो कुछ आगे की प्लानिंग कर रही है। उधर जिया का कोई दोस्त होता है जो उसे मशवरे दे रहा होता है कि लियान जो स्क्रिप्ट लिख रहा है उसके कॉपीराइट शेयर तुम क्लाइंट से मांगो, ताकि तुम भी आधे बॉस बनो, क्योंकि ये स्क्रिप्ट काफी कंपनीज को पसंद आ रही है, तो तुम इस बात का फायदा उठाओ। तो ये दोनों यहाँ पर इवल प्लानिंग कर रहे होते हैं बैठ के। मगर हालत तो तब जिया की खराब होती है कि टाइम गुजरता जा रहा होता है और लियान ने अभी तक स्क्रिप्ट जमा नहीं कराई होती, और वहां सिर्फ जिया उसका ख्याल रख रही होती है। उसी के साथ बैठी होती है कि इतने में इसकी दोस्त जिन आ जाती है वहां पर और इसे लियान के नाम से छेड़ने लगती है कि तुमने आज तक मुझे तो कभी इतने वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दी, या मेरे लिए तो कभी इतना जबरदस्त कमरा बुक नहीं कराया, स्पेशल ट्रीटमेंट इसे ही क्यों। और ये लिटरली कर भी रही होती है, गर्म पानी की पट्टियां रख रही होती है उसके सर पे, क्योंकि इसे बुखार जो चढ़ जाता है। अब लियान नींद में जिया के बारे में सोच रहा होता है, यानी कि हुआ के बारे में सोच रहा होता है जिससे वो चैट पे बात किया करता था। लियान तो बचपन से ही अकेला था, सिर्फ जिया ही वाहिद इसकी दोस्त बनती है जिससे इसको मोहब्बत भी हो जाती है। और ऐसा ही जिया के साथ भी होता है, इसका भी कोई नहीं होता, ये इसे ही अपना दोस्त मानती है और इससे अपने सारे पर्सनल मसले शेयर कर रही होती है कि मेरे फादर ने जिनसे भी पैसे लिए थे वो मुझे और मेरी माँ को रोज परेशान करने आ जाते हैं कि अगर हमने पैसे ना दिए तो हमारा घर भी चला जाएगा। तब लियान उससे कहता है कि मैं एक दिन इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा कि तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब ये इसकी बात को दिल पे ले लेती है कि वो दिन कब आएगा जब तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है कि जिया का कुछ पता नहीं चल रहा होता और सारे लोग यही कहते हैं कि उसने सुसाइड कर ली। ये सुनकर लियान बहुत रोता है और अभी भी नींद में हुआ का ही नाम ले रहा होता है। जिया तो सो रही होती है, इसीलिए वो नहीं सुनती। वहां जिया पूरे दिन लियान के साथ ही बैठी होती है, वहीं सो रही होती है। अब लियान को जैसे ही होश आता है तो उसे अपनी स्क्रिप्ट की सबसे पहले फिक्र होती है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे तो स्क्रिप्ट जमा करानी थी। और फौरन भागकर जाने लगता है। जिया दवाई लेके पूरे हॉस्पिटल में उसके पीछे पीछे भाग रही होती है कि ये दवाई लेना तुम्हारे लिए जरूरी है। इसीलिए वो वापस आकर दवाई खा ही लेता है उसके कहने पर। इतने में जिया का भाई उसे खुशखबरी देता है शो की और मीटिंग के लिए उसे बुलाता है। तरफ यांग की जो असिस्टेंट होती है वो उसकी कंपनी से रिजाइन दे देती है और इससे कहती है कि उस टाइम जिया पर जो शख्स अटैक कर रहा था उसको मैंने ही हायर किया था तुमसे बदला लेने के लिए। ये सुनकर जब वो उसे मारने लगता है तो वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे करतूतों के बारे में भी अच्छे से पता है जो तुम जिया के साथ कर रहे हो। इसीलिए उसे धमकियां लगाकर जाने लगती है कि आज मैं जा रही हूँ, कल तुम्हारी पूरी कंपनी तुम्हें छोड़ जाएगी। वहां लियान फौरन घर पहुंचकर स्क्रिप्ट जिया को सेंड कर देता है और सेंड होते ही ये सुकून का सांस लेता है कि फाइनली मैंने सेंड करी। स्क्रिप्ट मिलते ही जिया फौरन क्लाइंट से मिलने आ जाता है, जिसका नाम होता है काओ, जो कि कंपनी का बॉस होता है। अब स्क्रिप्ट तो कब की कंप्लीट हो चुकी होती है, मगर जिया दे ही नहीं रहा होता उसे और अपनी कंडीशंस रखने लगता है उसके सामने कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस स्क्रिप्ट के कॉपीराइट शेयर्स दे दो और मुझे भी प्रोड्यूसर बनाओ। तो काओ इसे अपनी कंडीशंस बताकर इनकार कर देता है, मगर फिर भी काओ इससे तमीज से बात करता है कि नेक्स्ट अगर कोई प्रोजेक्ट होगा तो हम देख लेंगे। मगर जिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और अपने इस दोस्त वैंग की से गलत गलत मशवरे दे रहा होता है कि अगर काओ तुम्हारी कंडीशन नहीं मानता तो तुम उसे स्क्रिप्ट ना सेंड करो और उसे फोर्स करो कि वो तुम्हारी कंडीशन माने, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट हो चुका है तो वो डर के मारे कभी भी तुम्हारी कंडीशन पर मना नहीं करेगा। अब लालच में आकर ये मैसेज काओ को कर देता है कि पहले मेरी कंडीशन मानो फिर ही मैं स्क्रिप्ट दूंगा, मगर उल्टा ही हो जाता है। काओ ये प्रोजेक्ट ही खत्म कर देता है और इसे समझाता है कि तुम अभी ही इस इंडस्ट्री में आए हो और अगर ऐसे काम करोगे तो 2 मिनट भी नहीं चल पाओगे। जिया की यही लालच इसे पूरे तरीके से डुबा देती है और अब काओ इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने में बिल्कुल नहीं मानता। वहाँ जिया का शो चलना स्टार्ट हो जाता है और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी जाती है। अवाम के रिव्यूज उसके लिए फिर से पॉजिटिव हो जाते हैं, सब इसकी तारीफें करे होते हैं, मगर जिया लियान को ढूंढ रही होती है कि आखिर वो कहाँ है। अब जिया की हरकतों की वजह से लियान की मेहनत पानी में चली जाती है। युआन कहती है कि तुम अब शेंग को क्या जवाब दोगे, क्योंकि उसने अपने दिन रात एक कर दिए इस स्क्रिप्ट के लिए और तुमने उसे पहली पेमेंट भी नहीं दी। इतने में ही लियान बड़ी खुशी से वहां पर आता है उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछने के लिए, मगर जिया अपने करतूतों को छुपाने के लिए सारा इल्जाम लियान पर लगा देता है कि तुमने स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लिखी थी, इसी वजह से प्रोजेक्ट खत्म कर दिया गया।
और इतना उसे डिग्रेड करता है, चीखता चिल्लाता है ताकि लियान इससे कोई सवाल ही न कर सके। युआन को भी असल रीजन मालूम होता है प्रोजेक्ट खत्म होने का, मगर ये भी चुप रहती है और कुछ नहीं बताती। लियान को बहुत हर्ट फील होता है, उसे यकीन नहीं आता कि उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट खराब हो सकती। इसीलिए वो एक काम अच्छा करता है कि वो खुद काओ की कंपनी पहुंच जाता है उससे मिलने के लिए, और काओ को समझाने लगता है कि अगर तुमने प्रोजेक्ट इस वजह से कैंसिल किया है कि मैंने कुछ चीजें सही नहीं लिखी तो मैं उन्हें ठीक कर दूंगा, तुम्हें प्रोजेक्ट कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर काओ शॉक हो जाता है कि इसे तो असल रीजन मालूम ही नहीं है, जिया ने तो इसे अंधेरे में रखा हुआ है। इसीलिए पूछता है कि तुम्हारा जिया के साथ क्या रिलेशन है, तो लियान कहता है कि वो मेरा भाई जैसा है, मेरा मैनेजर है, जिया इसका कोई सगा भाई नहीं है। काओ भी लियान को प्रोजेक्ट खत्म होने का असल रीजन नहीं बताता, बस ये कह देता है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट में कोई गलती नहीं थी। मगर अब ये उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर रहा होता, उल्टा कोई नई स्टोरी इसे देने लगता है लिखने के लिए। मगर लियान मना कर देता है कि ये सारी चीजें मैनेज मेरे लिए जिया ही करता है, इसीलिए तो मुझसे ही बात करो। काओ को ये काफी पसंद आ जाता है, इसीलिए इसका अकाउंट नंबर ले लेता है। लियान को अफसोस होने लगता है कि अगर मेरी स्क्रिप्ट में कोई मसला था ही नहीं तो जिया ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ये लोग तो एज अ टीम काम कर रहे हैं ताकि अपने स्टूडियो को डेवलप कर सकें। मगर जिया ही लियान को धोखा दे रहा होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट से पेमेंट वाला हिस्सा ही फाड़ देता है ताकि लियान को कभी पता ही ना चल सके कि पेमेंट भी दी गई थी। दूसरी ही तरफ जिया लियान के सारे काम खराब करके मजे से पार्टी वार्टी कर रहा होता है घर में अपने सारे दोस्तों को मिला के। लियान भी वहां आता है, मगर वो इतना उसे इनवाइट नहीं करता, अपने दोस्तों में ही लगा रहता है। वो बेचारा उसकी हरकतों को देख रहा होता है और बोर होकर वापस चला जाता है। जिया के बदलते हुए बिहेवियर को देखकर लियान को काफी हर्ट फील हो रहा होता है। ये चीज जिया देख लेती है कि इसका मूड ऑफ है। जिया को उसकी परवाह होती है, इसीलिए उसका मूड ठीक करने के लिए वो बोर्ड पर उसी की कोई ड्राइंग बनाकर चली जाती है। जब वो बाहर आकर वो ड्राइंग देखता है तो उससे उसका मूड ठीक हो जाता है। लियान को अचानक अपना पुराना दोस्त मिल जाता है जिसका नाम होता है क्वान, जो कि पहले असिस्टेंट डायरेक्टर था, अब शायद डायरेक्टर बन गया है। लियान इसे अपनी पूरी दास्तान सुना देता है कि कैसे इसका प्रोजेक्ट इसके हाथ से चला गया। तो ये लियान को किसी प्रोजेक्ट की ऑफर देता है कि तुम मेरे लिए स्क्रीन राइटिंग करो। लियान इसकी स्क्रिप्ट का नाम चेजिंग द विंड रख लेता है, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स पर कहानी होती है। दूसरी ही तरफ जिया अपने ब्रदर से कहती है कि लियान ने जितनी भी हमारे शो के लिए हेल्प की है उसका क्रेडिट उसे मिलना चाहिए, पैसे वगैरह सब कुछ। जिंग कहता है कि तुम्हें उसकी कुछ ज्यादा ही परवाह हो गई है, तुम्हें अभी अपने शो की परवाह करनी चाहिए, कहीं तो मुझसे पसंद तो नहीं करने लग गई। तो जिया हाँ में जवाब देती है कि हाँ, अगर करती भी हूँ तो इसमें क्या मसला है। ये सुनकर उसका भाई कंफ्यूज हो जाता है कि ये सीरियस थी या मजाक। दूसरी ही तरफ यांग अभी भी जिया की सक्सेस को देखकर जेलस हो रहा होता है कि इसका शो कैसे हिट जा रहा है, और साथ ही साथ इसने उस जूमिंग के साथ हाथ मिला लिया होता है जो उसकी बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए आया था। अब इस जिन को बेचैनी होने लगती है कि कहीं इन दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा, कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते। इसीलिए लियान से बात करके उगलवाना चाह रहा होता है, मगर डायरेक्ट पूछ ही नहीं पा रहा होता। और ये अपनी आंखों से भी देख लेता है कि जब जिया फ्रूट्स लेकर आती है तो लियान को खिला रही होती है, उसकी परवाह कर रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। वो दोनों आपस में एक दूसरे की केयर करने में लगे रहते हैं, और उसका भाई तो होने ना होने के बराबर ही वहां बैठा होता है। उनसे पूछने की पूरी कोशिश करता है मगर कुछ कह ही नहीं पाता और चला जाता है कि मैं बाद में जरूर तुम लोगों से बात करूंगा। वो दोनों शौक हुए हुए होते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया। लियान अपना काम धाम छोड़ के जिया की शो में हेल्प कर रहा होता है, इसीलिए वो उससे कह रही होती है कि तुम जाकर अपना ही काम करो, क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा हॉस्पिटल नहीं पहुंचाना चाहती। तो लियान सुन नहीं रहा होता और उससे कहता है कि मुझे आदत सी हो गई है। तो जिया उसे डांटती है कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो तुम्हारी केयर करना और तुम्हारी फिक्र करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और पूरा टाइम शौक ही रहता है। वो बोलती रहती है, वो सुनता रहता है और उसे मना कर रही होती है कि रात देर देर तक मत जागो, दोपहर में ही काम करके खत्म कर लिया करो। तो फौरन उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। जैसे वो उस पर हक जता रही होती है कि जल्दी सो जाया करो, अपना ख्याल रखा करो, तो उसे मना नहीं कर रहा होता बल्कि उसकी सुन रहा होता। दूसरी ही तरफ जिया के शो की आज शूटिंग होती है तो वो देखने के लिए लियान भी उसके साथ आता है, मगर अचानक ही जिया का कुछ पता नहीं चल रहा होता। शूटिंग पर सारे उसका इंतजार कर रहे होते हैं मगर वो आ ही नहीं रही होती। इसीलिए लियान परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने लगता है, मगर पता चलता है कि जैंग जिया को परेशान करने फिर से आ जाता है, और इस बार तो उस पर हाथ भी उठाता है, सिर्फ इसलिए कि जिया अब मशहूर हो रही है, फिर भी उसे ज्यादा पैसे नहीं दे रही। इतने में ही शेंग वहां आ जाता है तो जैंग तो उसे देखकर भागता ही है, मगर जिया भी भागने लगती है। लियान उसके पीछे जाता है मगर वो उससे दूर भाग रही होती है, क्योंकि उसके मुंह पर चोट का निशान जो होता है, इसीलिए वो भाग रही होती है। जिन को भी फुटेज में नजर आ जाता है कि जिया को कोई आदमी पकड़कर लेकर गया था। असल में ये यहाँ जिया का नाम क्लियर करने के लिए आया होता है और इंटरव्यू दे देता है कि जिया बेकसूर है, उसे फंसाया गया था उसकी रिकॉर्डिंग को एडिट करके।
और असल रिकॉर्डिंग ये मीडिया वालों को दे देता है, जिससे जिया का नाम क्लियर हो जाता है। मगर यंग का दिमाग जिया पर लगा होता है कि वो अपनी शूटिंग छोड़कर क्यों चली गई, इसीलिए ये किसी तरीके से वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मंगवा लेता है और इसे दिख जाता है जैंग उससे बदतमीजी करता हुआ, और उसकी शक्ल भी ये देख लेता है। अब जिया रोने लग जाती है क्योंकि उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। इतने में ही जिंग इसके घर आ जाता है और इससे सवाल कर रहा होता है कि वो शख्स कौन था और तुम्हें क्यों परेशान कर रहा था। मगर जिया दरवाजा ही नहीं खोल रही होती और उसे वापस जाने को कह रही होती है। उसके जाते ही लियान फौरन आ जाता है घर के अंदर और जिया को रूम से बाहर बुला रहा होता है। तो जिया लियान के लिए रूम से बाहर आ ही जाती है। लियान जैसे ही उसके फेस पर चोट देखता है तो उसकी फिक्र करने लगता है। मगर जिया उससे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मूवी देख सकते हो, अगर तुम बिजी ना हो तो। उसके लिए अपना सारा काम धाम छोड़कर उसके साथ मूवी देखने के लिए बैठ जाता है और इससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम उस जैंग को पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं कर देती। मगर जिया कुछ नहीं बताती और टॉपिक चेंज करने लगती है। कहते हैं कुछ दिनों बाद जिया का शो शूट हो जाता है और आज टीवी पर आने वाला होता है। साथ ही साथ लियान की जो पुलिस वाली स्टोरी होती है वो भी किसी कंपनी को पसंद आ जाती है। तो जिया और लियान प्लान करते हैं कि ये दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे और साथ में बैठकर जिया का शो देखेंगे। जिया लियान से फरमाइश करती है कि तुम मुझे बारबेक्यू बनाकर खिलाना। वहाँ कोई और कंपनी उसे स्क्रिप्ट की इन्हें आधी पेमेंट कर देती है, जिसमें से आधा पैसा तो ये वैंग लेकर चला जाता है, जबकि इन आधे पैसों पर हक तो लियान का था। अभी भी कुछ कम पेमेंट नहीं बची होती, इसमें से आधा पैसा ये लियान को दे सकता था मगर नहीं देता, बल्कि उसे बताता ही नहीं है कि हमें इतनी सारी पेमेंट मिली थी। बस उसके पास आधे में से भी आधी पेमेंट लेकर आ जाता है। वो पैसे भी पूरे उसे देने के बजाय उसमें से युवान को भी पैसे देता है, खुद भी पैसे रखता है और फिर बची हुई रकम ये लियान को देता है। बहुत फ्रॉड कर रहा होता है, बहुत धोखेबाजी कर रहा होता है, उसके ट्रस्ट का नाजायज फायदा उठा रहा होता है। लियान भी ड्रंक होकर घर आता है और सीधा जिया के रूम में आ जाता है और उसे साल भर का सारा किराया दे देता है। जिया समझ जाती है कि यकीनन तुम्हें पेमेंट मिल गई होगी, जब भी तुम इतना उड़ाते फिर रहे हो। इतने में लियान उसे गले लगा लेता है, ये कह के कि तुमने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। अब ये सारी बातें कहते कहते ही वो वहीं सो जाता है। उसके गले ही लगा रहता है। वो बड़ी मुश्किलों से उसे बेड पर लिटाती है और पूरे ब्लैंकेट से उसे लिपेट देती है, जिसकी वजह से वो छोटा बेबी लग रहा होता है। जिया को भी वो काफी क्यूट लगता है कि उसकी पिक्चर्स खींच लेती है। वहाँ लियान जिया के लिए बारबेक्यू बनाने लगता है। उसे आता भी नहीं है फिर भी वीडियो देख देख के बना रहा होता है। तो जिया इसे मैसेज कर देती है कि मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो लियान कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। अब लियान पूरा डिनर तैयार करके शो लगाकर भी बैठ जाता है। सब चीजें रेडी होती हैं, बस जिया का इंतजार होता है। मगर वहाँ जिया अभी तक उस बैमू के साथ ही बैठी होती है, उसे उस डिप्रेशन से बाहर निकाल रही होती है। फिर लियान उसे कॉल्स कर रहा होता है तो वो तो उठा ही नहीं रही होती। टाइम गुजरता जाता है और शो वो खुद ही अकेला बैठ के देख लेता है। मगर शो खत्म होने के बाद जब ये अपना नाम भी देखता है स्क्रीन राइटर में, तो खुश हो जाता है कि जिया ने इसे अहमियत दी और इसे क्रेडिट भी दिया। अब ऐसे ही लियान अकेला बैठा रहता है और उसकी सारी मेहनत जाया हो जाती है। अब इंतजार करते करते लियान सो ही जाता है। उसके बाद जिया आकर उसे उठाती है और दोबारा से सारा खाना गर्म करने लगती है कि उसने इतनी मेहनत से ये सब कुछ अरेंज किया तो ज़ाया नहीं होना चाहिए। लियान का ऐसा नेचर होता नहीं है गुस्सा करने वाला या नाराज हो जाने वाला। वो उसके आने पर खुश हो जाता है, ना कि कोई लड़ता झगड़ता। अब जिया ये जानकर खुश हो जाती है कि उसने कुछ भी नहीं खाया और कब से वो इसी का वेट कर रहा था, क्योंकि जिया ने भी कुछ नहीं खाया होता। तरफ जिया लियान को मैसेज करती है, यानी कि अपने ऑनलाइन फ्रेंड मू को, और उससे पूछती है कि क्या तुम अकेले रहते हो। मगर लियान कहता है कि नहीं, मैं एक लड़की के साथ रूम शेयर कर रहा हूँ। तो जिया कहती है क्या वो वही लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो। तो लियान कहता है कि हाँ। तो जिया कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई है, और वो लियान की ही बात कर रही होती है। उससे पूछती है कि क्या तुमने उस लड़की से अपने प्यार का इजहार किया। मगर लियान कहता है कि अभी तक किया तो नहीं, मगर मुझे यकीन है कि वो भी मुझे पसंद करती है। और जिया से पूछता है कि क्या तुमने किया। मगर वो कहती है कि मैं इतनी खुशियां डिजर्व नहीं करती, अपने पास्ट की वजह से कह रही होती है, क्योंकि इसे डर होता है कि कोई खुशी इसे राज नहीं आती। मगर लियान उसे समझाता है कि तुम्हें अब अपने पास से बाहर निकल जाना चाहिए, मूव ऑन करो और खुश रहो। दूसरी तरफ जिया इस जैंग को मिलने के लिए बुलाती है और इसके फादर का जितना भी उधार होता है वो कहती है मैं तुम्हें सारा वापस कर दूंगी, बस मेरी जिंदगी से चले जाओ। मगर इससे तो ऐसा करना ही नहीं होता। ये तो चाहता है कि जब भी इसके पास पैसों की कमी हो तो ये फौरन जिया को कॉल मिलाकर ब्लैकमेल करके पैसे मंगवा ले। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, तो वो कहता है कि कर दो, फिर सबको पता चल जाएगा कि तुमने अपनी माँ का मर्डर किया है। शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से जिया इस इंसान को बर्दाश्त कर रही है। दूसरी ही तरफ जेंग लियान के रूम में आकर चुपके से उसके बराबर में आकर लेट जाता है। लियान उसे अपने बराबर में देखकर डर के उठता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वो लियान को पेमेंट देने के लिए आया होता है और सिर्फ इतना ही नहीं,
जबरदस्ती उसे उठाकर बिठा देता है कि मुझे तुमसे अपनी बहन के हवाले से बात करनी है, कि बताओ तुम जिया को पसंद करते हो या नहीं। तो लियान शॉक हो जाता है कि एकदम से ये सवाल कहाँ से आ गया, इसीलिए वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता। तो जिंग भी ठान लेता है कि जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ रहने में मुझे कोई मसला नहीं है। इतने में ही लियान को जिया कॉल करके मार्केट बुला रही होती है, तो ये जिंग से बचकर भागने लगता है कि मैं जा रहा हूँ। मगर जिंग उसे जाने नहीं देता और अब जबरदस्ती उसे फोर्स करने लगता है कि बताओ कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो या नहीं। जिंग भी उसके मुंह से उगलवा कर ही छोड़ता है कि फाइनली वो कन्फेस कर ही देता है कि हाँ मैं जिया को पसंद करता हूँ। तब जाकर जिंग उसे छोड़ता है कि जब पहले शराफत से पूछ रहा था अगर तब बता देते तो ये ना होता। अब ये बात जिंग आकर जिया को बता देता है कि मैंने लियान के मुंह से उगलवा लिया कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं। जिया शौक हो जाती है कि है। जिंग को मालूम होता है कि जिया लियान को पसंद करती है, इसीलिए उसकी हेल्प कर रहा होता है। जिया फौरन बेताब होने लगती है उसका आंसर सुनने के लिए कि लियान ने क्या कहा फिर। तो जिंग उसे काफी तंग करने के बाद बताता है कि लियान भी तुम्हें पसंद करता है, उसने खुद कहा। ये सुनकर जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसकी स्माइल ही नहीं जा रही होती। दूसरी ही तरफ रात के टाइम लियान जिया को बुलाने लगता है, तो जिया उससे मिलने से पहले अपने आप को थोड़ा सेट करके जाती है। मगर वो जिया के सामने अपनी प्रॉब्लम लेकर खड़ा होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही काफी दिनों से, इसीलिए उससे हेल्प मांग रहा होता है। लिए जबरदस्ती जिया उसे डॉक्टर के पास ले ही आती है। डॉक्टर भी फुल फनकारियां करके फुल चेकअप करने के बाद उसे नींद की गोलियां ही देता है। में ही जब जिया दवाई लेकर उसके रूम में आती है तो वो उसे वापस भेजने लगता है कि मुझे दवा की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगा। मगर जिया के जाते ही वो फौरन उठकर बैठ जाता है क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही होती। वो ऐसी झूठ बोल रहा होता है, दवा न खाने का बहाना कर रहा होता है। इतने में ही जिया उसके रूम में झांक कर चेक करने लगती है कि वो सोया या नहीं, तो वो सोने का नाटक करने लगता है और उसके जाते ही मोबाइल चलाने लगता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सच में मुझ पर नजर रख रही है कि मैं सोया या नहीं। एकदम से जिया अचानक उसके रूम में आती है कि अचानक आऊंगी तो वो पकड़ा जाएगा। मगर वो फिर से मोबाइल फेंक के सोने की एक्टिंग करता है मगर पकड़ा जाता है, इसीलिए इस बार जिया रूम के अंदर ही छुपके बैठ जाती है और जैसे ही दरवाजा बंद करती है वो दोबारा मोबाइल उठा लेता है। तो जिया कहती है कि अच्छा तो तुम सो रहे हो या मोबाइल चला रहे हो। उसकी आवाज सुनकर ही वो डर जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वो फिर से दवा खिलाने के लिए उसे फोर्स करने लगती है कि मुझे दिख रहा है कि तुम कितना सो रहे हो। मगर लियान दवाई लेता ही नहीं है और उसे रूम से बाहर निकाल कर रूम लॉक कर लेता है। वो बाहर चिल्लाती रहती है। दूसरे दिन सुबह जिया लियान को चेक करने के लिए उसके रूम में आती है, तो वो तो रूम में क्या, वो तो घर में ही मौजूद नहीं होता। वो उसे कॉल्स करती है तो वो अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ के गया हुआ होता है और खुद वो अपने अनाथ आश्रम जाकर बैठ जाता है, पुरानी बातों को सोच रहा होता है। फिर बाद में जब वो घर आता है तो जिया उसके इंतजार में बैठी होती है और उसे देखते ही पूछने लगती है कि तुम्हारा फोन कहाँ है। तो वो कहता है कि मैं गलती से घर भूल गया था। तो इस बात पर जिया उसे खूब डांटती है कि तुम्हें कोई एहसास है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी, तुम मोबाइल भी लेकर नहीं गए थे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। लियान जिया को अपने लिए फिक्रमंद देखकर, परेशान देखकर शौक हुआ हुआ होता, क्योंकि बचपन से ही उसकी किसी ने परवाह नहीं की होती। सब उसे छोड़कर चले जाते हैं तो जिया को अपनी फिक्र करता देखकर हैरान होता है। तब जाकर लियान उसे अपनी पूरी पास्ट कहानी सुना देता कि इसके अंकल ने खाने में नींद की गोलियां ही मिलाई थी, तभी ये कोई भी मेडिसिन लेने से डरता है। ये सब जानने के बाद जिया कहती है कि अगर तुम मुझे पहले ही बता देते तो मैं तुम्हारे लिए कभी नूडल्स बनाती ही नहीं, और इसे बाहर खाना खिलाने ले आती है। अब अचानक ही बाहर स्नो होने लग जाती है, काफी ठंड हो रही होती है, इसीलिए लियान जिया का हाथ पकड़ के अपनी पॉकेट में डाल लेता है। ये दोनों पहले ही मैरिड कपल की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, ताकि दिमाग में फिर से कोई इवल प्लान आ जाता है और वो लियान से किसी एग्रीमेंट पर साइन करने को कहता है। इससे तो वो यही कह रहा होता है कि ये हमारे स्टूडियो का एग्रीमेंट है। मगर बात सिर्फ यही नहीं होती, दाल में जरूर कुछ काला होता है। लियान भी उस पे अंधों की तरह भरोसा कर रहा होता है और एग्रीमेंट 30 साल का रखवा कर साइन कर देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अपने दोस्त क्वान की, जो इसने स्क्रिप्ट लिखने में मदद की होती है, उस बारे में ये ऐसे बता देता है। लियान जब घर आता है तो इसके दोस्त क्वान ने इसे इनविटेशन दिया होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का, क्योंकि लियान ने जो उसके लिए रेसिंग वाली स्टोरी लिखी होती है वो सिलेक्ट हो जाती है और अब उसकी मूवी बन रही होती है। तो जिया भी उसके साथ वहां आ जाती है। मूवी देखने के बाद सबको ही वो मूवी बहुत ज्यादा पसंद आती है और क्वान दिल खोल के सारा क्रेडिट लियान को देता है कि इस मूवी का राइटर तो लियान है और उसे स्टेज पर इनवाइट करने लगता है। लियान तो मना कर रहा होता है मगर वो उसे जबरदस्ती बुला लेता है। अब वहां पर एक और लड़की भी मौजूद होती है जिसका नाम होता है कोको, और ये लियान में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगती है और ये गाँव की बहन होती है जो कि फिल्म की प्रोड्यूसर है। वहाँ जिया लियान को प्रीमियर पर देकर जल रहा होता है, इसका खून खौल रहा होता है कि वहां कैसे चला गया, क्योंकि अगर इसका सगा होता
तो इसकी खुशी में खुश होता, इसीलिए काओ को स्टूडियो बुला लेता है क्योंकि इसे लियान का काम पसंद होता है। तभी ये लियान को इसके हवाले करने लगता है कि आज से लियान आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए काम करेगा। काओ तो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो तो यही चाहता था, मगर जिया अपनी असल चाल तो अब रखता है। वो कॉन्ट्रैक्ट इसे देने लगता है जो कि इसने लियान से साइन करवाया था। असल में वो कॉन्ट्रैक्ट इसके स्टूडियो का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसके हिस्से का था कि लियान जो भी काम करेगा उसमें पैसों का हिस्सा इसे भी मिलेगा। इसने इतना बड़ा धोखा देके लियान को पेपर साइन करवा लिए होते हैं। काओ तो अच्छे से समझ जाता है कि एक ऐसा थर्ड क्लास इंसान है, इस बार भी यही लियान के साथ धोखा कर रहा होगा। जिया की फरमाइशों के पिटारे अभी भी खत्म नहीं होते। वो कहता है कि मैं लियान का मैनेजर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर काओ मुंह बनाकर चला जाता है कि ये कितना लालची है, मगर काओ जिया की ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और बाकी की डिटेल्स फाइनल करने के लिए खुद नहीं आता बल्कि अपनी बहन कोको को भेज देता है। शेंग भी वहां मौजूद होता है और जिया इसे बता देता है कि अब से तुम काओ के लिए काम करोगे। ये सुनकर शेंग को एतराज हो रहा होता है, मगर जब जिया कहता है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ एज अ टीम ही हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारा मैनेजर हो गया हूँ। कोको लियान से उसकी पेमेंट के बारे में बात करती है जो कि बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बॉक्स ऑफिस में वो मूवी बहुत ज्यादा पैसा कमा रही होती है और बहुत हिट जाती है कि बाइमू यांग हर एक बंदा जाकर वो मूवी देखता है। लियान रातों रात फेमस हो जाता है इस मूवी की वजह से। ये सुनकर जिया की राल टपकने लगती है और वो बीच में कूद कूद कर बोल रहा होता है कि पैसों के मामलात मैं संभालूंगा, ये मामलात शुरू से मैं ही हैंडल करता हूँ, वो सिर्फ काम करता है। लियान भी यही कह रहा होता है कि हाँ हाँ ये सारे मैटर्स जिया ही संभालेगा क्योंकि उसके लिए तो पैसे इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है, उसके लिए तो रिश्ते इंपॉर्टेंट होते हैं। जिया को ये सब चाले करने की जरूरत भी नहीं है, अगर वो मुंह से मांगेगा भी ना तो भी वो खुशी खुशी अपनी पूरी पेमेंट भी उसे दे सकता है। जिया की वजह से कोको का खून खौल जाता है और वो अपने भाई को आकर गुस्सा दिखाने लगती है कि आपने मुझे किस किस्म के घटिया इंसान के साथ डील करने के लिए भेज दिया था। वो लियान के भरोसे का फायदा उठा रहा है, उसे यूज कर रहा है। लियान के साथ धोखा इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, इसे बुरा लग रहा होता है, इसीलिए अपने भाई से कहती है कि आप लियान की मदद करें, आप इस ऑफिस में उसका डिपार्टमेंट खोल के दें, कुछ भी करें मगर उसके लिए कुछ करें। तो उसका भाई मान जाता है। दूसरी तरफ क्वान लियान को कॉल करके मूवी की सक्सेस पार्टी पर इनवाइट कर रहा होता है, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड के साथ क्योंकि वो जिया को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रहा होता है। तो लियान जिया से कहने लगता है कि तुम चल लो मेरे साथ पार्टी में क्योंकि क्वान ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। मगर जिया सुन लेती है गर्लफ्रेंड वाली बात, इसीलिए उसे कहती है कि उसने तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को इनवाइट किया है तो मेरा जाना तो नहीं बनता। तो लियान उसे मनाने लगता है कि मैं इनवाइट करूंगा तब तो चलोगी ना, मैं तुम्हें खुद इनवाइट करता हूँ। तब जाकर वो मानती। वहां पे सारे जिया के मुंह पर ही उसे लियान की गर्लफ्रेंड कह के पुकार रहे होते हैं, इसीलिए कोको का फौरन इंटरेस्ट बढ़ जाता है जिया में और ये लियान को अवार्ड सेरेमनी में इनवाइट करती है कि तुम्हारा नाम बेस्ट स्क्रीन राइटर पर नॉमिनेट हुआ है, तुम्हें अवार्ड मिल सकता है। इसीलिए सब ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि वो लोग क्या पहनेंगे और जिया को उसकी गर्लफ्रेंड समझ ही रहे होते हैं, इसीलिए जिया भी वैसे ही बिहेव करने लगती है कि लियान की स्टाइलिंग की जिम्मेदारी मेरी है। कोको हैरानी से देखने लगती है जब वो लियान का हाथ पकड़ती है। अब जिया फौरन इसके लिए सूट सर्च करने लगती है कि मैं लियान को सूट पहनाऊंगी। अब अवार्ड सेरेमनी दूसरे शहर होती है, इसीलिए लियान भी वहीं जा रहा होता है कुछ दिनों के लिए। तो जिया उसे अपना लकी चार्म देने के लिए आती है जो कि इसकी माँ ने इसे दिया था और जबरदस्ती इसे रखवा रही होती है ताकि ये लकी चार्म लियान की रक्षा करे। अब लियान दूसरे शहर आ जाता है, होटल में रुका होता है तो वहां पर भी हर चीज ये जिया को वीडियो कॉल कर करके दिखा रहा होता है। वहां जाकर भी इसका सारा फोकस जिया पर होता है क्योंकि ये इससे दूर है, वो वहां घर पे अकेली है तो उसकी फिक्र कर रहा होता है, उसके लिए खाने भिजवा रहा होता है। अब रात को वो फिर से जिया को कॉल करके उससे वही गर्लफ्रेंड वाली बात पूछने लगता है कि उस टाइम पार्टी में सब तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड कह के बुला रहे थे तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा, तुम्हें कैसा फील हुआ। उसकी फीलिंग्स जानने की कोशिश कर रहा होता है, मगर जिया घुमा देती है कि अब मैं क्या वहां सबको एक्सप्लेन करती फिरती, इसीलिए मैंने कुछ कहा नहीं। तो उसका मुंह बन जाता है क्योंकि जो आंसर सुनना चाहता था वो देती नहीं है, मगर फिर भी उसे कॉल रखने नहीं देता और पूरी रात बैठ के उसी से बातें करता रहता है। अब सुबह कोको आ जाती है लियान से बात करने के लिए और उससे जिया के बारे में पूछती है कि क्या वो लड़की सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो लियान कहता है कि ऐसा ही समझ लो क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड अभी तो नहीं है मगर जल्द ही बन जाएगी। ये सुनकर कोको का मुंह बन जाता है, मगर वो फिर भी उसे इनवाइट कर रही होती है कि क्यों ना हम फिल्मिंग साइट देखने के लिए चले, मगर उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता उसमें, वो उसकी बातें ही नहीं सुन रहा होता और उसे मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जा रहा। तो वो तब कर चली जाती है क्योंकि लियान को वहाँ की किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं होता। वो वहाँ बैठकर भी जिया को वीडियो कॉल्स कर रहा होता है। अब जिया ने जो लियान को वो लकी चार्म वाला बैग दिया था उसके अंदर से एक ब्रेसलेट निकलता है जिसे देखकर लियान शॉक हो जाता है और फौरन अपनी ऑनलाइन फ्रेंड हुआ की प्रोफाइल को देखने लगता है जिस पर सेम टू सेम ऐसे ही ब्रेसलेट की पिक्चर लगी होती है।
जिससे लियान को पता चल जाता है कि उसकी ऑनलाइन फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि जिया ही है। अब अवार्ड शो से एक दिन पहले लियान जिया का दिया हुआ सूट ट्राई करके उसे वीडियो कॉल करके दिखा रहा होता है कि देखो मैं कैसा लग रहा हूँ। वो खुश हो जाती है क्योंकि वो तो अच्छा लग ही रहा होता है। अब जब लियान लिया को बताने की कोशिश कर ही रहा होता है कि मैं ही तुम्हारा ऑनलाइन फ्रेंड हूँ, तो एकदम से जिया के घर की बेल बजती है। लियान थोड़ा फिक्रमंद होता है कि आधी रात को कौन आ गया, मगर जिया फूड डिलीवरी वाला सोचकर दरवाजा खोल देती है। मगर वो जैंग निकलता है और फौरन जिया को किडनैप करके लेके जाने लगता है। लियान वहाँ घबरा जाता है कि क्या हो रहा है वहाँ। मगर जैंग लियान से पैसों की डिमांड करता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो कितना फेमस हो गया है। इसीलिए जिया को किडनैप करके लेके चला जाता है। वहाँ लियान की हालत खराब हो जाती है। वो अवार्ड सेरेमनी सबको भाड़ में डालता है और कोको को इन्फॉर्म करके चला जाता है कि मैं अवार्ड शो में नहीं आ सकता, और फौरन वापस आने लगता है। इतने में इसके पास जैंग की कॉल आती है और वो 1 मिलियन पैसों की डिमांड करता है कि अगर तुमने इतने पैसे ना दिए तो मैं जिया को मार दूंगा। वो कहता है कि पहले मुझे जिया की आवाज सुनाओ कि वो ठीक है या नहीं, फिर मैं तुम्हें दूंगा। मगर जैंग उससे कहता है कि मैंने जिन लोगों से उधारात लिए थे वो अब मेरे पीछे पड़ चुके हैं, इसीलिए तुम मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो, मैं जिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और यहाँ से दूर भाग जाऊंगा। लियान को सिर्फ जिया की परवाह होती है, इसीलिए वो सारी उसकी बातें मानकर उसे पैसे ट्रांसफर कर देता है और एक बार भी नहीं हिचकिचाता। जिंग हैरान हो रहा होता है कि तुम उसे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो, मगर वो किसी की बात नहीं सुनता। जैंग के अकाउंट में पैसे आते ही वो लियान को जिया की लोकेशन सेंड कर देता है कि तुम इसे आकर ले जाओ, और खुद बड़े मजे से फरार होने की कोशिश कर रहा होता है। मगर जब बाहर इतनी सारी पुलिस को देखता है तो डर के मारे वापस जिया के पास आ जाता है कि लियान ने पुलिस को कॉल कर दी है। इसीलिए जिया को अपने साथ कहीं और लेकर जा रहा होता है और इसी बीच वो जिया के हाथ पर चाकू मार देता है और उसे उठाकर ले जाता है। अब जिया के किडनैप होने की खबर मिल जाती है। यंग तो उसकी तलाश में चला ही जाता है। उधर जैंग की दी हुई लोकेशन पर तो जिया उन्हें कहीं नहीं मिलती, इसीलिए पुलिस वाले एक एक करके सारी जगहों को चेक कर रहे होते हैं। वहाँ जिया के हाथ से इतना खून बह जाता है कि वो बेहोश हो जाती है। मगर जिया की सांसें नहीं चल रही होती। ये देखकर जैंग डर जाता है कि शायद मैंने इसे मार तो नहीं दिया, इसीलिए डर के मारे भाग जाता है। मगर जाते जाते दरवाजे वगैरह सब लॉक करके चला जाता है, उसे मरने के लिए वही छोड़ देता है। मगर वहाँ जिया जिंदा ही होती है और वो किसी कंप्यूटर पर अपने ऑनलाइन फ्रेंड मू को मैसेज करके अपनी लोकेशन का बताती है और अपने किडनैप होने का भी बताती है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दो और मुझे बचाओ। तो ये मैसेज लियान को मिल जाता है। जब वो उस लोकेशन पर आता है तो जैंग के खून वाले जूतों के निशान को देखकर उन्हें फॉलो करके उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर जिया है। शीशा तोड़कर जब अंदर आता है तो जिया फाइनली उसे मिली जाती है। वो लियान को देखकर हैरान हो जाती है कि तुम यहाँ कैसे, और उससे माफी मांगने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हारा इतना इम्पोर्टेंट इवेंट खराब हो गया। मगर ये चीजें लियान के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, उसके लिए तो जिया इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए उसे गोद में उठाकर लेकर जाने लगता है। लियान की तो खुद हालत खराब हो जाती है क्योंकि वो कब से भाग दौड़ कर रहा होता है और साथ ही साथ वो अस्थमा का पेशेंट भी होता है, इसीलिए उसकी खुद की तबीयत खराब होने लगती है। मगर वो खुद पर तब तक कंट्रोल करता है जब तक वहाँ पर सारे लोग नहीं आ जाते। जैसे ही सारे आते हैं तब इसे सुकून मिलता है और ये भी बेहोश हो जाता है। लियान को जब होश आता है तो वो सीधा जिया को ढूंढता हुआ उसके रूम में आता है और उसकी कंडीशन को देखकर रोने लगता है। जिंग उसे बताता है कि अभी तक पुलिस ने उस जैंग को नहीं पकड़ा, तो तुम ध्यान रखना। लियान वहां आ जाता है जिया का ख्याल रखने के लिए, इसीलिए जिन जिया के भाई को वहां से ले जाती है कि अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। जिया अब खतरे से बाहर होती है मगर वो बेहोश होती है, इसीलिए लियान उसे 1 मिनट के लिए भी छोड़कर नहीं जाता। 3 दिन हो जाते हैं, उसे अभी तक होश नहीं आता। लियान कपड़े तक बदलने के लिए नहीं जाता, सिर्फ इस डर से कि कहीं जैंग दोबारा आकर इसे नुकसान न पहुंचा दे। अब जिया को जब होश आता है तो इसे भी पता चल जाता है कि लियान 1 मिनट के लिए भी उसे छोड़कर नहीं गया, तो उसे समझ में आने लगता है कि ये उससे कितनी मोहब्बत करता है। इसीलिए उससे कहती है कि ये सूट तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। दवाइयों के असर की वजह से उसे काफी नींद आने लगती है कि वो दोबारा सो जाती है और वो भी सुकून में आ जाता है कि एटलीस्ट वो खतरे से बाहर है, तो उसे देखता रहता है। दूसरी तरफ जैंग पुलिस वालों के हाथ इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो यांग की कैद में होता है। यांग इसे ढूंढ निकालता है और इसे पकड़ लेता है और खूब मार रहा होता है। दूसरी ही तरफ जिया को भी ये सच्चाई पता चल जाती है कि उसका ऑनलाइन फ्रेंड मू एक्चुअली में लियान है, क्योंकि जब वो किडनैप हुई थी तो उसने मैसेज मू को किया था मगर आया लियान, तो वो डायरेक्टली लियान को मू कह के पुकारती है। तो वो कहता है कि फाइनली तुम्हें पता चल गया। जिया ये राज जानने के बाद थोड़ा शॉक फील कर रही होती है और लियान ने इसे अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बता दिया था कि मैं अपनी रूममेट को पसंद करता हूँ, तो वो समझ जाती है कि वो सब ये मेरे लिए कह रहा था और उससे पूछती है कि तुम्हें कब पता चला, तो वो बताता है कि तुम्हारे किडनैप होने से एक दिन पहले ही पता चला था। लियान को तो कोई मसला नहीं होता, वो तो ये जानकर बहुत खुश हो रहा होता है कि वो हुआ ये जिया निकली। अब दूसरी ही तरफ जिया हॉस्पिटल से घर आ जाती है तो लियान उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है। दुनिया जहाँ की सारी चीजें उसके पास रख देता है
कि डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है, यहाँ तक कि उसके पास बैल भी रख देता है कि तुम्हें कोई भी मसला हो, कोई भी चीज चाहिए हो तो तुम इसे बजाकर मुझे फौरन बुला सकती हो। जिया कहती है कि मेरे सिर्फ हाथ पे चोट लगी है, ये सारे काम मैं खुद जाकर कर सकती हूँ। मगर वो नहीं मान रहा होता, वो उसे बेड से उठने ही नहीं दे रहा होता। अब गलती से जिया वो बैल सिर्फ चेक ही कर रही होती है कि वो बच जाती है, तो वो फौरन रूम में आ जाता है। तो वो कहती है कि गलती से बच गई और छुपाकर कोने में रख देती है कि कहीं फिर न बच जाए। वो लियान से कहती भी है कि तुम अपना ख्याल रखो, जाकर सो जाओ, मगर वो नहीं सोता और बाहर सोफे पे बैठा रहता है। अब दूसरे दिन लियान को कोको कॉल करके बताती है कि तुम बेस्ट स्क्रीन राइटर का अवार्ड जीत गए हो, तो ट्रॉफी मैं तुम्हारे घर भिजवा रही हूँ। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और जिया को चेक करने के लिए जब उसके रूम में आता है तो वो रूम में घर में कहीं पर भी मौजूद नहीं होती। तो वो डर जाता है कि वो कहाँ चली गई। जब बाहर आकर देखता है तो वो बाहर से ही आ रही होती है। तो उससे पूछता है कि तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी। असल में जिया अभी भी गिल्टी फील कर रही होती है कि मेरी वजह से लियान का इतना बड़ा शो खराब हो गया, इसीलिए उसके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेने के लिए गई होती है। मगर वो कहता है कि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। इस बात पर जिया उसे कहती है कि मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, क्योंकि इतना सब कुछ जो हुआ और जो सच्चाई इसे पता चली, ये इसे कुछ हजम नहीं हो रही होती। और 3 दिन का टाइम मांग लेती है कि अगर मैं 3 दिन बाद फिगर आउट कर लेती हूँ हर चीज़ को तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मगर लियान कहता है कि अगर तुम नहीं फिगर आउट कर पाई तो वो चुप हो जाती है और जाने लगती है। लियान उससे बार बार यही बात पूछे जा रहा होता है मगर वो जवाब नहीं देती। तो लियान परेशान हो जाता है और टाइम टेबल निकाल लेता है पूरे 3 दिनों का और जिया को भी दे देता है और हर घंटे उस पर मार्क कर रहा होता है कि ये 3 दिन कब खत्म होंगे। हाँ, जिया अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए इन दोनों को बुला लेती है। तो जिंग तो लियान की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देता है कि वो लड़का बहुत अच्छा है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। दूसरी ही तरफ 3 दिन गुजर जाते हैं और जिया उसे छोड़कर नहीं जाती, जिससे लियान को अपना जवाब मिल जाता है और अब ऑफिशियली वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। इस बात पर लियान बड़ा खुश हो रहा होता है कि आज मैं बहुत ज्यादा लकी फील कर रहा हूँ। ये आंटी और अंकल एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, मगर ये अंकल अपने बच्चों से बात नहीं कर पा रहा होता, इसीलिए ये लियान और जिया की हेल्प मांगता है कि मेरा एक बेटा कल यहाँ आने वाला है तो तुम लोग उससे बात करो। इसीलिए ये दोनों पहुंच जाते हैं उसे रिसीव करने और जिया को अपनी वाइफ। जिया उससे कहती है कि हमारा डिसाइड हुआ था कि मैं तुम्हारी कजन बनूंगी, तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो ना। तो वो हंसने लगता है और उसे वाइफ वाइफ कह के छेड़ने लगता है। लियान फिर से उस अंकल के बेटे से मिलकर उसे प्यार से मनाने की कोशिश करता है कि अंकल और आंटी की शादी करवा दो। इतना उसे समझाता है कि वो आखिरकार मान ही जाता है। अब न्यू ईयर का टाइम होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तो जिया बातों बातों में इससे कहती है कि पसंद मुझे तुम थे, मगर तुम अनएक्सपेक्टेडली मेरे ऑनलाइन फ्रेंड मुंह निकले। मगर जैसे ही लियान के मुंह से ये निकलता है कि मुझे अपनी ऑनलाइन फ्रेंड हुआ पसंद थी, तो जिया शॉक हो जाती है और गुस्से में उससे पूछती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हें वो पसंद थी। लियान अपनी ही बातों में खुद फंस जाता है और उसे लाख समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मगर वो उसके पीछे पड़ जाती है कि अब तो तुम्हें जवाब देना ही होगा कि तुम्हें मैं पसंद थी या वो। तो वो बहुत ही सेफ जवाब देता है कि हुआ तो मेरी फ्रेंड थी, मगर तुम मेरी फैमिली हो। वो अपने आप से ही जेलस हो रही होती है, इसीलिए उसे मनाने के लिए वो उसे किस भी करता है। अब 12 बजते ही न्यू ईयर की सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है कि इतने में लियान उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सॉन्ग लिखा है। उसको प्रपोज करने के लिए सॉन्ग लिखा होता है। जिया सुनने के लिए बेताब हो जाती है कि मुझे सुनाओ, मगर जैसे ही वो उसे सुनाता है तो वो रैपिंग स्टाइल में उसे प्रपोज कर रहा होता है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है कि ये क्या है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें ये स्टाइल नहीं पसंद, क्योंकि जब तुम ड्रंक थी तो तुम रैपिंग स्टाइल में ही गाने गा रही थी। तभी लियान को लगता है कि शायद इसे रैपिंग स्टाइल ही पसंद होगा, इसीलिए रैपिंग स्टाइल में ही प्रपोजल सॉन्ग लिख देता है। तो वो बहुत हंसती है कि तुम ये सब मुझे तंग करने के लिए कर रहे हो, और बार बार ट्राई करता रहता है ये प्रपोजल सॉन्ग फिर से उसे सुनाने की, मगर हर बार ये दोनों हंस पड़ते हैं कि मुझे सही रिदम नहीं मिल रहा। दूसरा पहले से ही बाहर खड़ी लियान का वेट कर रही होती है। जैसे ही लियान आता है तो उसकी स्टाइलिंग चेंज होती है और उस पर शक करने लगती है कि जाते वक्त तो कोई और कपड़े पहन कर गए थे, किस लड़की के साथ शॉपिंग करके आ रहे हो। तो लियान कहता है कि कोई लड़की नहीं थी, बल्कि जिया ने मेरी स्टाइलिंग चेंज की है। तो ये सुनकर जिया कहती है कि जिया को कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी स्टाइलिंग की फिक्र करने की, क्योंकि अब मैं जो आ गई हूँ, अब से तुम्हारी स्टाइलिंग की जिम्मेदारी मेरी है। ये सुनकर लियान खुश हो जाता है। अब दूसरी ही तरफ कोको जिया का सारा खेल बर्बाद कर देती है, लियान को अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाकर कि वो लीडर होगा सारे राइटर्स का, और डायरेक्टर बनने से उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा होगी, और उस सैलरी में से और जितने भी प्रोजेक्ट्स उसे मिलेंगे, जितनी भी उसकी कमाई होगी, उसमें से जिया को पूरी कौड़ी नहीं मिलेगी।
सारा का सारा पैसा लियान के ही अकाउंट में जाएगा। ये सुनकर जिया की जल जाती है कि इससे मेरा क्या फायदा होगा, ये सारा फायदा तो लियान का है। तो कोको लियान से कहती है कि तुम लियान के सिर्फ मैनेजर हो और उस हिसाब से तुम हमारी कंपनी में ही काम करते हो, इसीलिए तुम्हें इस बात की सैलरी मिलेगी और साथ ही साथ इसके स्टूडियो का भी रेंट और बाकी के कुछ अखराजात ये लोग ही उठा रहे हैं। इसीलिए कोको कहती है कि तुम्हें सब कुछ मिल तो रहा है तो तुम्हें और क्या चाहिए, और अगर तुम्हें इस बात का अफसोस है कि तुम लियान की कमाई में से हिस्सा नहीं ले पा रहे हो तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर जिया भड़क जाता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर मान जाऊंगा लियान के डायरेक्टर बनने वाले। तो कोको कहती है कि तुमने अपना और लियान का जो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया था उसमें साफ साफ लिखा है कि तुम जो लियान को कहोगे लियान को वो बात माननी होगी। तो अब जैसा कि वो कॉन्ट्रैक्ट तुमने हमें दे दिया है तो तुम दोनों को ही हमारी बात माननी होगी, जो हम तुमसे कहें। ये सुनकर जिया का खून खौल जाता है, वो चिल्लाने लगता है कि लियान तो मेरी ही बात मानता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेरे अप्रूवल की जरूरत है, तो मैं अगर लियान को मनाऊं ही ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। तो कोको इसे धमकी देती है कि जब भी मैं तुम्हें कह रही हूँ कि लियान को मनाओ वरना तुम्हारे लिए भी बुरा हो सकता है। कोको जिया को लियान की जिंदगी से बहुत ही जबरदस्त तरीके से निकाल के बाहर करती है। उधर कोको के कलेजे को ठंडक पड़ जाती है जिया का रिएक्शन देख के कि अब वो लियान की पेमेंट में से अपना हिस्सा नहीं मार सकता। काओ कहता है कि लियान अपनी चीजों में अपनी पेमेंट में से उसको जितना भी हिस्सा दे वो उसका मैटर है, मगर कोको के इरादे अलग होते हैं। वो लियान पर इसलिए इतना मेहरबान हो रही होती है क्योंकि वो उसे अपने हस्बैंड बनाने के चक्करों में होती है। दूसरी ही तरफ लियान को जिया की हरकतों पर अब शक होने लग जाता है कि वो कुछ बदला बदला सा हो गया है, क्योंकि वो उसे मिस्टर लियान कह के जो बुलाया जा रहा है। तो जिया बड़ा सही गैस लगाती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, शायद वो तुम्हारी सक्सेस से थोड़ा जेलस कि तुम उससे आगे निकल गए। दूसरे दिन कोको लियान को वही डायरेक्टर बनने वाला कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। तो ये जिया के लिए सोचता है कि ये पोजीशन तो जिया की थी क्योंकि वही हमेशा से लीडर रहा है। कोको को मालूम है कि ये इतनी आसानी से मानेगा नहीं, इसीलिए इसे छूट कह देती है कि जिया से मैं इस बारे में बात कर चुकी हूँ और वो मान गया है, अब बस तुम्हारी हाँ की देरी है। फिर भी लियान थोड़ा टाइम लेता है कि मुझे सोचने का टाइम चाहिए। यंग जिया से मिलने के लिए आता है और उससे अपनी कंपनी की सक्सेस के बारे में बताने लगता है और ऐसे प्रिटेंड कर रहा होता है कि ये सब सक्सेस हासिल करने के बाद ये जिया को अपनी जिंदगी में ले आएगा, कि बस तुम्हारी ही कमी है मेरी जिंदगी में। तो जिया हंस पड़ती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगी, ये डिसीजन तुमने खुद ही ले लिया, मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ अजीब बात है? साफ साफ उसका प्रपोजल रिजेक्ट करके चली जाती है। ये सुनकर यंग की इतनी हटती है कि वो पूरी रात वहीं खड़ा रहता है। इसकी ईगो हर्ट हो जाती है और जिया चुपके से लियान के रूम में आती है तो वो उसी कॉन्ट्रैक्ट की सोचों में गुम होता है। तो वो चुपके से आकर उसे हक कर लेती है। लियान इस बात का आदी नहीं होता कि कोई भी उसके रूम में ऐसे आ जाए, तो जिया की इस हरकत पर थोड़ा हैरान हो रहा होता है। तो जिया कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, अब मुझे रूम में आने से पहले नॉक करने की जरूरत तो नहीं है ना, या अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो मैं नहीं आऊंगी। ये सुनते ही लियान फौरन सीधा हो जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, अब मैं यूज टू हो चुका हूँ, मगर अगर मैं कपड़े बदल रहा होता तो। क्या कहती है कि तो क्या, मैं तुम्हें देख लेती। ये सुनकर वो शौक हो जाता है, शर्माने लगता है। इसीलिए वो पूछने लगती है कि अच्छा बताओ कि तुम इतना परेशान क्यों हो। तो ये वही कॉन्ट्रैक्ट वाली बात इससे शेयर करता है कि जिया इस हवाले से इससे कोई बात नहीं कर रहा है, ना ही इसकी कॉल उठा रहा है। तो ये इसे मशवरा देती है कि अगर वो बात नहीं कर रहा है तो तुम जाकर उससे खुद मिल लो और डायरेक्ट उससे इस हवाले से बात करो। तो ये सुनकर वो खुश हो जाता है कि तुमसे बात करके मुझे सुकून मिल जाता है, मगर जिया की सुई वही कपड़े वाली बात पे अटकी हुई होती है कि तुम्हें कपड़े बदलता हुआ दिखना चाहती थी मैं। तो वो फिर से शौक हो जाता है। तो ये देखकर जिया मुंह बनाकर चली जाती है कि तुम बिल्कुल रोमांटिक नहीं हो, मैं शावर लेने जा रही हूँ। तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है जब उसे उसकी बात समझ आती है। जिया के पास आकर वही कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है और उसे साफ साफ कह देता है कि ये पोजीशन तो तुम डिजर्व करते हो, मुझे वैसे भी ऐसी रूटीन वाली जॉब्स नहीं पसंद, मगर ये जबरदस्ती करके इसे मना ही लेता है। अब ये दोनों फिर से एक साथ बैठे होते हैं तो लियान जिया से वही कॉन्ट्रैक्ट वाली बात करता है कि ये जिया के साथ एज अ टीम काम करना चाहता था, मगर वही उसे दूर भेज रहा है। तो जिया उसे समझाती है कि क्या पता जो तुम चाहते हो वो ऐसा चाहता ही ना हो, मगर लियान ने उन्हें कभी अपना वर्क पार्टनर नहीं माना, वो हमेशा से उन्हें अपनी फैमिली समझता था, इसीलिए हमेशा उनका फायदा ढूंढ रहा होता है। अब लियान इससे कहता है कि मैंने जॉब एक्सेप्ट कर ली है तो अब मैं रोज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। तो जिया कहती है कि कोई बात नहीं, बस जब भी मैं तुम्हें मैसेज करूं मुझे रिप्लाई फौरन चाहिए। कि यंग सारा गुस्सा इस पर निकाल रहा होता है, इसको इतना मारता है कि ये सच बताने पर मजबूर हो जाता है कि ये जिया के पीछे क्यों पड़ा है। ये कहता है कि जिया ने अपनी माँ का मर्डर किया था, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, वरना क्यों वो मुझे बर्दाश्त कर रही है और पुलिस के हवाले नहीं करती।
असल में इसने इतनी दूर से देखा होता है उन दोनों को कि वो लोग छत पर होते हैं और ये इतने नीचे होता है कि इसे सही से कुछ नजर भी नहीं आ रहा होता। इसे बस ये दिखाई देता है कि उन दोनों की आपस में बहस हो रही है और जिया की माँ छत से नीचे गिर गई। क्लियरली ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता कि जिया ने ही अपनी माँ को मारा है। ये बात यांग को पता चलना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। आपका पहला दिन होता है और कोको उसके लिए सबसे बेस्ट रूम सेलेक्ट करती है। ये लियान को कॉल मिला रही होती है मगर वो मसरूफ होता है मीटिंग में, इसीलिए कॉल नहीं उठा पाता और बाद में काफी लेट घर आता है जब तक वो सो चुकी होती है और बाहर ही सो रही होती है। तो वो उसे उठाकर रूम में जाकर सोने का कहता है तो वो उसे अपने पास ही बिठा लेती है कि मेरी उठने की हिम्मत नहीं है। अब वो उससे पूछती है कि तुम इतने कहाँ बिजी थे कि तुमने मेरी कॉल तक नहीं उठाई। तो वो बताता है कि मैं मीटिंग में था और फोन मेरा साइलेंट पे था। तो वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, अब मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब दोनों इतने थक जाते हैं कि वहीं एक साथ सो जाते हैं कि ऑफिस ही आ जाती है क्योंकि वो रात देर तक काम कर रहा होता है तो उसके लिए खाना लेकर आई होती है। तो रिसेप्शनिस्ट जिया को लियान के रूम में ही ले आती है। वहां पर सारे वर्कर्स बैठे होते हैं तो उन सबके सामने लियान जिया को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उसकी पूरी टीम शोर मचाने लगती है, खुश होने लगती है उसके लिए कि आप तो पहले से ही बुक्ड हैं। जिया सिर्फ लियान के लिए ही नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम के लिए खाना लाई होती है मगर लियान के लिए स्पेशल अलग डिश बनाकर लेकर आई होती है तो सारे उन दोनों को छेड़ने लगते हैं। अब ये दोनों जब वापस घर जा रहे होते हैं तो लियान टैक्सी बुला रहा होता है मगर जब वो दूसरे कपल्स को देखता है कि उनके बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड्स को गाड़ी में लेकर जा रहे हैं, उन्हें ऐसी टैक्सियों के लिए वेट नहीं करना पड़ा, तो यहाँ इसका दिमाग क्लिक करता है। जिया उसे टैक्सी बुलाने से मना कर देती है और उसके साथ वॉक करके ही जाने लगती है कि मुझे तुम्हारे साथ वॉक करना अच्छा लगता है। अब लियान ने जो जिया को अपनी गर्लफ्रेंड कह के सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाया था, इस बात पर ये इतना खुश हो रही होती है कि इसकी स्माइल ही नहीं जा रही होती। जिन कहती है कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई मगर जिया कहती है कि तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझ सकती और ना ही मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकती। इसीलिए वो लियान के लिए शॉपिंग करती फिर रही होती है और वहाँ लियान गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी सीखने लगता है। अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर गाड़ी चलाना सीख रहा होता है सिर्फ जिया के लिए ताकि उसे बाहर टैक्सियों का वेट ना करना पड़े। और इसी बीच इसको वहाँ अपनी फैन गर्ल मिल जाती है कि आप फेमस राइटर है ना। तो सारे उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए आ जाते हैं, यहाँ तक कि उसका कोच भी। अब लियान काम की वजह से रात देर तक ऑफिस में बैठा होता है तो जिया भी वहीं आ जाती है और उसे काम करता हुआ देखकर सोचने लगती है कि पहले मैं इस बात को नहीं मानती थी कि लड़के काम करते वक्त हैंडसम लगते हैं मगर आज मुझे यकीन हो गया। उसे प्यार भरी नजरों से देख रही होती है कि मुझे लगता है कि मुझे इससे फिर से मोहब्बत हो गई है। दूसरी ही तरफ यांग जिया के पास आकर अच्छा बनने लगता है कि मैं अब अपने आप को चेंज कर रहा हूँ मगर जिया फिर भी उसे इग्नोर कर देती है। मगर ये सब यांग की चाल होती है। यांग की बिजनेस की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। इसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब किसने किया मगर इसका शक जा रहा होता है यांग पर कि अगर उसने ये सब किया हुआ तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी क्योंकि यांग को भी ये पता चल जाता है कि जियांग इसकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके जिया के पास कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अब इस केस के हवाले से जिया थोड़ी रिसर्च करती है तो इसे कुछ वीडियोस और रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं मगर ये खोल के सुनती और देखती नहीं है। और वहाँ लियान प्रैक्टिस करते करते गाड़ी चलाना सीख ही लेता है कि इसका कोर्स कंप्लीट हो जाती है कि जो बचपन की साइकेट्रिस्ट होती है वो अब तक इसकी दोस्त होती है और यंग बिजनेस में इसके साथ मिलकर कोई काम करना चाह रहा होता है मगर जिया इसे रोक देती है क्योंकि अब इसे यंग पर शक हो रहा होता है कि मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। हाँ, कोको लियान को डिनर पर इनवाइट कर रही होती है ये कहकर कि मैं सारे कोलीग्स को पार्टी दे रही हूँ लेकिन लियान मना करने लगता है कि मैं नहीं आ सकता मगर कोको उसकी एक नहीं सुनती और कहकर चली जाती है कि तुम्हें आना ही होगा। मगर एक्चुअली में उसने कोई ऑफिस पार्टी नहीं रखी होती बल्कि लियान को बहाने से डिनर पर बुला रही होती है ताकि इसमें उसे प्रपोज कर सके। बेचारी बहुत खुश होती है मगर लियान उसे फोन करके इनकार कर देता है कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को लेने जाना है। ये सुनकर इसका दिल टूट जाता है और ये रोने लगती है। जिया के भाई को पता चल जाता है कि जिया शुरू से ही इतना पैसा कमा रही है मगर वो अमीर क्यों नहीं है क्योंकि वो सारा पैसा जैंग को देती रहती थी। इसीलिए वो लियान से मिलता है कि वो हमें तो कुछ नहीं बता रही तो तुम उससे बात करो। और साथ ही साथ वो लियान को जिया के मेंटल डिसऑर्डर के बारे में भी बता देता है कि बचपन में उसकी माँ की डेथ के बाद उसे स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया था मगर अब वो ठीक हो गई है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान जिया आ जाती है तो उसका भाई चला जाता है। अब लियान को तो उसने अपने पास्ट के बारे में कभी बताया ही नहीं होता इसीलिए आज लियान इससे पूछ ही लेता है कि मैं जानना चाहता हूँ। तो जिया भी अब इससे और नहीं छुपाती और उसे अपने पास्ट के बारे में सब बता देती है कि इसकी माँ की डेथ के बाद इसका सारा कर्ज माफ हो गया था
मगर मेरी माँ की डेथ मेरी वजह से हुई। वो रीज़न नहीं बताती कि कैसे हुई, क्यों हुई, बस इतना ही बताती है कि इसी वजह से जैंग इसे ब्लैकमेल करता रहता है। ये सुनकर लियान उसे गले से लगा लेता है और उसे सपोर्ट करता है कि सबकी ज़िंदगी में मसले मसाइल होते हैं और अब से हर मुसीबत का हम दोनों मिलकर सामना करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये इसे छोड़कर नहीं जा रहा होता और उसी वक्त अपना सामान पैक करके उस प्रोडक्शन टीम में जाने लगता है जो कि दूसरे शहर में है। जिया ने जियांग को बता दिया होता है कि मुझे शक है कि तुम्हारी कंपनी की इंफॉर्मेशन यांग ने लीक करवाई है, इसीलिए वो पुलिस वालों को भिजवा देती है सर्च करने के लिए। वहाँ लियान जिया के साथ नहीं होता मगर मुस्तकिल वीडियो कॉल करके उसके साथ बंधा रहता है और जल्दी जिया के पास वापस आने के लिए वो रात दिन एक कर देता है स्क्रिप्ट को जल्द से जल्द खत्म करने में। दूसरी ही तरफ यांग के खिलाफ कुछ सबूत मिल जाते हैं कि उसी का ही हाथ था इंफॉर्मेशन लीक करने में, इसीलिए उसका सारा कारोबार सब कुछ तबाह हो रहा होता है। और ये जब इस जू को पता चलता है तो ये आकर इसे खूब मारता है कि सिर्फ एक लड़की की वजह से तुमने अपना ये हाल कर लिया। और दूसरी तरफ कोको सीधा जिया से मिलने के लिए आ जाती है और उसी के सामने उसी के बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही होती है कि मुझे लियान से पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई थी। जिया कहती है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। कोको कहती है कि मैंने उससे पूछा था मगर तब तुम उसकी गर्लफ्रेंड बनी नहीं थी और कब तुम दोनों रिलेशनशिप में आ गई ये मुझे पता नहीं चला। आई तो ये यहाँ जिया से लड़ने के लिए होती है मगर इससे बात करके ठीक हो जाती है और इनके रास्ते में नहीं आती। ये अपनी साइकियाट्रिस्ट से आकर बात करती है और ये भी पता चलता है कि जिया की सिचुएशन बेटर कैसे हो गई। वो इस वजह से क्योंकि जिया की मेमोरी लॉस हो जाती है और वो वही पार्ट भूल जाती है कि इसकी माँ की डेथ कैसे हुई और ना ही वो रीजन ये जानना चाह रही होती। मगर अब जिया कहती है कि मैं रेडी हूँ उस खतरनाक सीन को फेस करने के लिए। और अब वो जैसे ही याद करने की कोशिश करती है तो उसे याद आता है कि बचपन में गुर्बत से और अपनी माँ की स्ट्रिक्टनेस से ये तंग आ चुकी थी। अपनी माँ से लड़ती थी, यहाँ तक कि घर तक छोड़कर जाने लगी थी। तो इसकी इन हरकतों पर इसकी माँ इसे कई बार थप्पड़ तक मार चुकी थी। सिर्फ इतना ही याद कर कर वो डर के मारे उठ जाती है कि अचानक ही इसे लियान की आवाज़ आती है कि वो उसी वक्त बिजनेस ट्रिप से वापस आ जाता है। उसे देखते ही वो उसे हक कर लेती है और छोड़ ही नहीं रही होती क्योंकि इस वक्त उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और वो आ जाता है। दूसरे दिन लियान को उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है और साथ ही साथ कंपनी वाले इसे अपॉर्चुनिटी देते हैं कि तुम अपनी मर्जी की कोई भी स्क्रिप्ट लिख सकते हो, वो तुम्हारा अपना प्रोजेक्ट होगा। ये सुनकर लियान बहुत खुश हो जाता है और ये डिसाइड करता है कि इसमें वो जिया और अपनी रियल लाइफ स्टोरी लिखेगा जिसका नाम ये ट्वाइलाइट रख देता है। अब वापसी में वो जिया के लिए ब्रांड न्यू गाड़ी खरीद लेता है जिसे देखकर जिया शॉक हो जाती है कि ये क्या सीन है। तो वो उसे बता देता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए ली है ताकि मेरी गर्लफ्रेंड बाहर टैक्सियों का इंतजार ना करे, अब से मैं ही तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर हूँ। तो ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि इसको उसकी कितनी परवाह है। जिया को लियान के न्यू प्रोजेक्ट ट्वाइलाइट के बारे में पता चल जाता है तो ये इतना जलने लगता है कि अब तो हद ही पार कर देता है कि लियान की ट्वाइलाइट स्क्रिप्ट की कॉपीराइट्स ये अपने नाम करवा लेता है कि अब से ये स्क्रिप्ट मेरी है और मैं ओन करता हूँ, इसीलिए मुझे इसका प्रोड्यूसर बनाओ और साथ ही साथ जो प्रॉफिट आएगा उसमें से 20% मेरा होगा। ये सुनकर कोको का खून खौल जाता है और वो उससे लड़ झगड़ रही होती है मगर काओ कहता है कि ये फैसला अब लियान का है, अब उसको ही डिसाइड करने दो कि क्या करना है। और वो वापस से अपनी पुरानी वाली कंडीशन में जा रही होती है क्योंकि उसे याद आने लगता है कि एक बार लड़ाई के दौरान इसने भी गलती से अपनी माँ को नाइफ मार दी थी। लियान को इसके रोने की आवाज़ आ रही होती है तो वो अंदर आना भी चाहता है मगर वो दरवाज़ा नहीं खोलती और उससे अपनी कंडीशन छुपा रही होती है, उसके पूछने पर भी कुछ नहीं बताती। मगर लियान को शक हो जाता है कि कुछ तो मसला है। दूसरे दिन रात को जिया को फिर से नाइटमेयर्स आने लगते हैं। उसे याद आता है कि वो सुसाइड करने जा रही थी तो उसकी माँ उसे आकर रोकती है। बस इतना ही देखने के बाद उसकी आंख खुल जाती है, वो डरने लगती है, चिल्लाने लगती है जिससे लियान रूम में आ जाता है और वो डर के मारे उसे हक कर लेती है। मगर उसे अभी भी सच नहीं बता रही होती, उससे छुपा ही रही होती है कि बस ऐसी ड्रोनी ख्वाब आ गया था। मगर अब लियान को पूरा यकीन आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझसे कुछ छुपा रही है। तो उसकी फिक्र में पूरी रात उसके साथ बैठा रहता है। तो वहाँ यैंग उसके पास आ जाता है। उधर लियान जिया को पूरे घर में ढूंढ रहा होता है कि वो कहाँ चली गई, तो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहाँ यैंग जिया से कहने लगता है कि कब तक तुम इस सच्चाई से भागोगी। जिया को पूरी तरह से मेंटली टॉर्चर करना चाहता है, इसीलिए फालतू बातें करने लगता है कि तुम्हें सुसाइड कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद ही तुम्हारी माँ को सुकून मिलेगा और तुम कातिल हो यही बात बोल बोल के
उसको परेशान कर रहा होता है कि इतने में लियान आकर उसे जिया से दूर करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे भगाकर जिया को अपने साथ ले जाता है। अब लियान के दिमाग में भी 50 सवालात होते हैं कि वो क्यों आया था, तुम क्यों परेशान हो? वो बार-बार सवालात कर रहा होता है, जिनका जवाब वो देना नहीं चाह रही होती, इसीलिए चिल्लाकर उसे चुप करा देती है कि मुझसे कुछ मत पूछ। जिया उसे कुछ नहीं बता रही होती, तो लियान उसके भाई को कॉल करके उसकी कंडीशन बताता है, पूछता है कि मैं क्या करूँ? तो वो मशवरा देता है कि तुम जाकर जिया की साइकियाट्रिस्ट से बात कर लो, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को ही उसकी कंडीशन के बारे में पता है और वही हेल्प कर सकती हैं तुम्हारी। तो लियान इसकी बात मानकर उसकी साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए आता है और जिया की कंडीशन के बारे में पूछता है। तो वो लियान को सब बता देती है कि जिया की ये कंडीशन जिया हुआ की वजह से हुई है और वो अपने आप को कसूरवार समझ रही है अपनी माँ की डेथ का। और उस टाइम क्या हुआ था, उसकी माँ की डेथ कैसे हुई, उस बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था। इसीलिए ये लियान को कहती है कि तुम उसके बचपन के दोस्त हो, सिर्फ तुम ही उसे ठीक कर सकते हो अगर तुम ये पता लगा लो कि उसकी माँ की डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि जब रीज़न पता चलेगा तभी हम उसकी हेल्प कर सकते हैं ठीक होने में। दूसरी ही तरफ लियान के सामने जिया की हकीकत खुल जाती है। इसे कंपनी वाले बता देते हैं कि उसने तुम्हारा टॉयलेट वाला प्रोजेक्ट छीन लिया। अब तुम ही बताओ कि क्या करना है। लियान को बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट छीन लेता है, मगर ये फिर भी उसे कुछ नहीं कहता कि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता लड़ाई झगड़े करके। ताऊ कह भी रहा होता है कि अगर मैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा या उसे कंपनी से निकाल दूंगा तो उसके साथ साथ तुम्हें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हो। तो लियान क्या करता है कि टॉयलेट प्रोजेक्ट उसी को लेने देता है कि लेने दो उसे, इसका जो भी प्रॉफिट आता है उसे ही मिलने दो, मगर मुझे बस ये स्क्रिप्ट लिखनी है, क्योंकि ये अपनी और जिया की कहानी को खुद लिखना चाहता है। और साथ ही साथ जिया के लिए ये अपनी डायरेक्टर वाली जॉब से भी रिजाइन दे के चला जाता है कि उसे मेरी ज़रूरत है। कोको उसे जाने नहीं दे रही होती, मगर काओ लियान के डिसीजन को अहमियत देता है कि जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम करो। अब कोको तो सिर्फ लियान की वजह से ही अपनी कंपनी में रुकी हुई थी। जैसे ही ये जाने लगता है तो ये खुद भी बाहर मुल्क वापस जाने लगती है और उससे गुड बाय कहने लगती है। लियान तो इसे अपना दोस्त मानने लगता है, इसीलिए कहता है कि हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। दूसरी ही तरफ जिन को जिया की कंडीशन का पता चलता है तो उसके साथ रुकने के लिए आ जाती है और उसको दिलासा दे रही होती है कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। मगर जिया की हालत वर्ष से वर्ष होती जा रही होती है और अब वो इस बात पर रोने लगती है कि मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही। इसे इसी बात पर और ज़्यादा रोना आ रहा होता है कि वो लियान को खोना नहीं चाहती, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। दूसरी ही तरफ जितना जिया पैसों के लिए मरा जा रहा था, तो जैसे ही कोको इसे बताती है कि लियान ने तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे दिया है, सारा प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा, तो अभी भी इसे शर्म नहीं आ रही होती और उल्टा खुश हो रहा होता है। और ये बात जब युआन को पता चलती है तो वो उस पर चिल्ला रही होती कि उसने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुमने ऐसा क्यों किया उसके साथ। तो जिया भी अब खुल के साफ कहने लगता है कि हाँ, मैं लियान से जेलस हूँ, उसकी जिंदगी बेटर हो गई, जो मिल रहा है उससे मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है। और उसके लफ्ज़ में सिर्फ लियान के लिए जेलसी, नफरत उबल-उबल के निकल रही होती है। उसको कोई शर्मिंदगी नहीं होती अपने किए की। ये सुनकर युआन अपने मुंह पर थप्पड़ मारने लगती है कि मैंने तुम्हारी गलतियों पर पर्दे डाले। मगर अब इसकी असलियत इसके सामने खुल जाती है, इसीलिए इसे छोड़कर जाने लगती है कि जैसा तुम लियान के साथ कर रहे हो, आगे जाके मेरे साथ भी कर सकते हो। इसीलिए इसे छोड़ के चली जाती है कि मैंने तुम्हें समझने में देर कर दी। लियान जिया को बता देता है कि मैंने तुम्हारी कंडीशन के बारे में सब पता कर लिया है तुम्हारी साइकियाट्रिस्ट से, और उससे माफ़ी मांग रहा होता है कि मुझे उस टाइम तुमसे सवालात नहीं करने चाहिए थे। तो जिया कहती है कि माफ़ी तुम क्यों मांग रहे हो, असल माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं ज़्यादा रूड हो गई थी। वहाँ जिया के लिए युवान इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए जब वो चली जाती है तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है और ये पुरानी बातें सोचने लगता है कि कैसे ये लोग पहले एक टीम थे और जिया से इतनी मोहब्बत करते थे कि आपस में जिया के लिए लड़ रहे होते थे कि ये मेरा भाई है, ये मेरे साथ बैठेगा। ये बातें याद करके वो रोने लगता है कि इसने अपने लालच की वजह से अपनी फैमिली जैसी टीम को तोड़ दिया और लियान के साथ इसने जो कुछ भी किया इस बात का इसे गिल्ट होने लगता है। मगर अब इसके अंदर इतनी ज़रूरत नहीं होती उसे कॉल करने की कि ये उसे फेस कैसे करेगा। इसीलिए लियान और जिया यहीं से ही एक दूसरे की ज़िंदगियों से निकल जाते हैं। दूसरी ही तरफ जिया का भाई और जिन आपस में बात करके अपने मसले सुलझा लेते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग के। जिंग उसे दोबारा से शादी के लिए प्रपोज करता है तो वो मान जाती है। दूसरी तरफ लियान जिया को अपने साथ वॉक पर लेकर आता है और उसे बता देता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और मैं पहले की तरह घर से ही काम करूंगा ताकि तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं। ये सुनकर जिया कहती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझ पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। मगर वो कहता है कि मैं खुश हूँ।
लेकिन जिया को ऐसा लग रहा होता है कि वो इसके ऊपर बोझ हो रही है, इसीलिए उससे ब्रेकअप का कहने लगती है कि तुम मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, और उसे कोको का भी बता देती है कि वो मेरे पास आई थी और उसने मुझे बताया था कि वो तुमसे मोहब्बत करती है। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। इसको उसके पास जाने के मशवरे दे रही होती है, मगर लियान साफ कह देता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। हम दोनों मिलकर इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। मगर जिया नहीं सुनती और कहती है कि मैं तुमसे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हें अपना फैसला सुना रही हूँ, और ब्रेकअप करके चली जाती है। और किसी से नहीं मिल रही होती, किसी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं कर रही होती, और अपने भाई को भी धक्के देकर घर से निकाल देती है जब वो उससे ज़्यादा सवालात कर रहा होता है कि तुम लियान को खुद से दूर क्यों कर रही हो, अगर उससे कर भी रही हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। उसे बहुत समझाता है, मगर वो कुछ समझने की कंडीशन में नहीं होती। इसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि अपनी माँ की डेथ की कसूरवार ये है, और अब लियान को याद कर कर के भी रो रही होती है, क्योंकि ब्रेकअप तो कर लेती है मगर उसके बगैर रह नहीं पा रही होती, और घर छोड़कर जाने की तैयारियों में होती है। मगर लियान क्या करता है कि जिस घर में ये दोनों रहते हैं, ये उसको खरीद लेता है कि अब से ये हम दोनों का घर है। ये देखकर वो इमोशनल होने लगती है, मगर फिर भी कहती है कि मैं जा रही हूँ। तो वो कहता है कि हमारे घर को छोड़कर, मुझे छोड़कर कहाँ जाने का इरादा है तुम्हारा? और तुम्हारे ब्रेकअप को मैं नहीं मानता, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। हर पॉसिबल तरीके से कोशिश करता है उसे रोकने की, उसे समझाने की कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। मगर वो नहीं समझती और अभी भी उसे खुद से दूरी कर रही होती है। उन लोगों की बातें इसे इतना इफेक्ट कर जाती हैं कि ये अपने आप को ही कसूरवार कहने लगती है कि हाँ, शायद मैं ही बुरी हूँ, और मर्डरर मानने लगती है। दूसरी ही तरफ यांग को पुलिस पकड़ ही लेती है, क्योंकि उसने जियांग की कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में, और साथ ही साथ उस जाओ को भी अरेस्ट कर लेती है। जब यांग उसे अपनी कैद से रिहा कर देता है, वहाँ लियान जिया की कंडीशन को समझने के लिए उसकी माँ की डेथ को इन्वेस्टिगेट करता है। उस पुलिस ऑफिसर से मिलता है जिसने ये केस सॉल्व किया था, और उसे सब बता देता है कि जिया अपने आप को कसूरवार समझ रही है कि वो अपनी माँ को गिरने से नहीं बचा पाई। मगर वो ऑफिसर बताता है कि जिया उस टाइम छोटी बच्ची थी, कोई बड़ा इंसान भी हाथों से बॉडी को ऊपर नहीं खींच सकता, तो वो तो बच्ची थी। तब जाकर लियान को सारी स्टोरी समझ आती है, और वो उनकी पास्ट हिस्ट्री को फुल इन्वेस्टिगेट करने लगता है। अब दूसरे दिन जब वो घर आता है तो उसे जिया कहीं नहीं मिलती, तो वो घबरा जाता है कि वो कहाँ चली गई। मगर बाद में उसे समझ आ जाती है कि वो एक ही जगह जा सकती है, अपने पुराने घर। वो भी वहीं आ जाता है, तो देखता है कि जिया सुसाइड कर रही होती है, कि असल तो मुझे मरना था, तो उसी जगह से मर रही होती है जहाँ से उसकी माँ मरी थी। वो रो रही होती है, उससे माफिया मांग रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मैं अब और अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। क्योंकि इसे ऐसा लग रहा होता है कि ये अपनी माँ से लड़ती झगड़ती रहती थी, और यही चाहती थी कि वो मर जाएं, इसीलिए इसने जानबूझकर उन्हें मरने से नहीं बचाया, जबकि हकीकत ये नहीं होती। हकीकत उसे लियान बताता है कि उसकी माँ खुद ही मरना चाहती थी और कई बार सुसाइड कर चुकी थी, उधारात की वजह से। मगर सिर्फ जिया की मोहब्बत में वो हर बार रुक जाती थी। मगर अब वो कंट्रोल नहीं कर पाती और सुसाइड करने लगती है, वो भी सिर्फ जिया के लिए कि इसके मरने के बाद ही ये उधार वापस करने वाली प्रॉब्लम खत्म होगी। तभी ये छत से छलांग लगा लेती है। इसमें जिया का कोई कसूर नहीं होता, वो तो अपनी माँ का हाथ पकड़ लेती है, मगर वो कब तक पकड़े रह सकती थी, जबकि उसकी माँ खुद ही जिंदा नहीं रहना चाहती थी। लियान की ये बात सुनने के बाद जिया को अपनी और अपनी माँ की कन्वर्सेशन याद आती है कि हाँ, वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली ये सब उससे उस टाइम कह रही थी। जिया को हौसला मिलता है और लियान उसे सुसाइड करने से बचा लेता है, क्योंकि सिर्फ यही है जो उस पर गिव अप नहीं करता और इसे संभाल सकता है। उसे मोटिवेट कर रहा होता है कि तुम्हारी माँ ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी ताकि तुम अच्छी जिंदगी जी सको, इसीलिए तुम्हें जीनी चाहिए। और ऐसे ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है, ये दोनों मिल जाते हैं। और फिर दिखाते हैं कि लियान अपनी ट्वाइलाइट स्क्रिप्ट भी कंप्लीट कर लेता है, और यही हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। लियान उसकी अंधेरे वाली जिंदगी में उजाला बन के आ जाता है, और वो अपने आप को इस डिप्रेशन से आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाल रही होती है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट